एमबीए की डिग्री लेने के बाद अपनी पहली जॉब हासिल की। एमबीए की डिग्री लेने के बाद अपनी पहली जॉब हासिल की और फिर कैसे उन्होंने अपनी पहली जॉब से गूगल तक का सफर तय किया। इस दौरान उन्हें क्या सीखने को मिला और आखिर में हमें इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला। डेट थी 15 जून 2015। मुनाफ को गूगल में जॉब करते हुए लगभग 4 साल हो चुके थे। गूगल के हैदराबाद वाले ऑफिस में ज्वाइनिंग करने के बाद इस वक्त वो मुंबई के ऑफिस में काम कर रहे थे। गूगल में काम करते हुए इन पिछले 4 सालों में उन्होंने बहुत कुछ सीखा था और अपने सपने को जिया भी था। एक टाइम ऐसा था जब वो गूगल में नौकरी करना उनके लिए सपना हुआ करता था, लेकिन आज उनके सुपर बॉस विकास अग्निहोत्री ने उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर उनसे सवाल किया, मुनाफ, हमने बोरी किचन के बारे में बहुत कुछ सुना है, अब तुम बताओ तुमने इसके फ्यूचर के लिए क्या सोचा है। बॉस के सवाल ने मुनाफ को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले तो ये कि बॉस को बोहरी किचन के बारे में कैसे पता चला। आखिर ये बोहरी किचन है क्या? मुनाफ फ्लैशबैक में चले जाते हैं। पिछले 4-5 सालों में उन्होंने क्या क्या किया था, सब कुछ उनकी आंखों के सामने आ गया। कैसे उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और कैसे आज उन्हें गूगल में जॉब करते हुए 4 साल भी हो चुके हैं। साल 2011 की गर्मी में मुनाफ ने NMIM कॉलेज से मार्केटिंग में MBA की डिग्री हासिल की थी। MBA की डिग्री हाथ में आने के साथ ही उन्हें अन्य MBA स्टूडेंट्स की तरह जॉब की टेंशन सताने लगी। MBA ग्रेजुएट में जॉब की 3 मेन फील्ड है। पहला तो मार्केटिंग, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स और तीसरा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। मुनाफ मार्केटिंग फील्ड से थे और MBA के मार्केटिंग ग्रेजुएट्स के लिए किसी FMCG कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड या ITC में जॉब पाना सपने के पूरे होने जैसा ही है। तो 2011 की गर्मी में MBA की डिग्री पूरी होने के साथ ही जॉब पाने की दौड़ शुरू हो चुकी थी। कॉलेज लाइफ खत्म हो चुकी थी और अब आगे करियर का टेंशन सिर पे चढ़ने लगा था। बाहर चिलचिलाती धूप और कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के भीतर चल रही चिल्ड एयर कंडीशन वाले कमरे में लगभग 2 महीनों तक इंटरव्यू का दौर चलता रहा और फिर मुनाफ को विग्रली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी की जॉब मिली। वहां पर मुनाफ का काम बेसिकली च्युइंगम बेचने का था, यानी कि च्युइंगम की सेल बढ़ाना ही उनका जॉब था। उस वक्त मुनाफ की उम्र महज 22 साल की थी। ट्रेनिंग के लिए पहले उन्हें गुड़गांव भेजा गया। घर से बाहर इतनी दूर वो पहली बार गए थे। गुड़गांव में कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें कंपनी के साउथ एरिया की सेल बेहतर बनाने के लिए कर्नाटक भेज दिया गया। वहां पर उनका काम कर्नाटक के रीजनल मैनेजर को मैनेज करते हुए कंपनी की सेल को इंक्रीज करना था और फिर पूरे साउथ मार्केट की सेलिंग रिपोर्ट कंपनी के हेडक्वार्टर भेजना था। कर्नाटक पहुंचने के बाद मुनाफ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां की लैंग्वेज थी। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश समझने वाले मुनाफ के लिए लोकल्स की कन्नड़ लैंग्वेज को समझना मुश्किल काम था। लेकिन वहां पर उनके एरिया के मैनेजर मिस्टर लिंगराजू ने न सिर्फ मुनाफ की मदद की, बल्कि उनकी कर्नाटक में सेटल होने में भी काफी मदद की। रिगले में काम करते हुए मुनाफ को काफी एक्सपीरियंस मिला। यहां से उन्हें एक्चुअली पता लगा कि कॉर्पोरेट लाइफ होती कैसी है। असल में मैनेजमेंट के कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और जो ट्रेनिंग दी जाती है वो जॉब वाली लाइफ से बिल्कुल अलग होती है। अपनी पहली जॉब में उन्हें ये भी समझ में आया कि दरअसल जो हमारी फर्स्ट जॉब होती है वो हमें अगली जॉब के लिए रेडी होने के लिए ट्रेनिंग करती है। मुनाफ अपनी इस जॉब से बहुत खुश था। रिगले कंपनी के पूरे इंडिया में सिर्फ 3-4 मैनेजमेंट ट्रेनी थे, जिसमें से मुनाफ एक थे। अच्छी सैलरी थी और एक बेहतर लाइफ भी। आखिर 22 साल के लड़के को इससे ज्यादा क्या चाहिए? घर पे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। उनके फादर बड़े गर्व के साथ अपने बेटे की जॉब और उसकी सैलरी का गुणगान अपने रिश्तेदारों के सामने किया करते।
रिगले में जॉब करते हुए अभी मुनाफ को 3 महीने ही हो चुके थे कि उनके पास गूगल से इंटरव्यू का कॉल आया। मुनाफ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जॉब इंटरव्यू के लिए वो हैदराबाद के हाईटेक सिटी में मौजूद गूगल के ऑफिस पहुंचते हैं। गूगल का ऑफिस ऐसा था कि बस मुनाफ उसे देखते ही रह गया। उन्होंने रिगले की जॉब छोड़े बिना गूगल का कई राउंड का इंटरव्यू क्लियर किया और आखिरकार उन्हें गूगल की तरफ से नौकरी दे दी गई। पोस्ट थी अकाउंट स्ट्रैटेजिस्ट की और सैलरी रिगले में मिलने वाली सैलरी से 40% कम। रिगले में मुनाफ की जो पोस्ट थी वो पूरे इंडिया में सिर्फ 4 थी, जबकि गूगल में न जाने कितने अकाउंट स्ट्रैटेजिस्ट थे। इन सब के बावजूद उन्होंने रिगले में रिजाइन दिया और गूगल की जॉब करने का मन बना लिया। मुनाफ गूगल के बारे में अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि गूगल में जॉब करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन शायद उनके फादर को ये बात समझ में नहीं आई। आखिर लड़का अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब छोड़कर 40% कम सैलरी वाली जॉब क्यों करने जा रहा है? खैर, किसी तरह से मुनाफ ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और फिर शुरू हो गया गूगल का सफर। पहले हैदराबाद और फिर अब मुंबई। आज 4 साल हो गए और मुनाफ इस वक्त अपने बॉस के सामने बैठे हुए हैं। जब आज उनके बॉस ने ये कहा कि मुनाफ, हमने बोहरी किचन के बारे में बहुत कुछ सुना है, अब तुम बताओ तुमने इसके फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? बॉस के इस सवाल ने मुनाफ का टेंशन बढ़ा दिया था। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा था कि क्या वाकई में जो काम अभी तक मैं गूगल की नौकरी करते हुए वीकेंड्स में किया करता था, उसके लिए गूगल की जॉब छोड़ना सही डिसीजन होगा? अब तक मुनाफ को माँ के साथ मिलकर बोहरी किचन की शुरुआत किए हुए लगभग 8 महीने हो चुके थे। ऐसे में मुनाफ के मन में एक डर ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि गूगल की जॉब करते हुए उन्होंने ये काम शुरू किया है तो इसके एवज में उनके बिजनेस से कुछ हिस्सेदारी मांगी जाए। मुनाफ को काफी ज्यादा नर्वस होते देख उनके सुपर बॉस विकास ने तुरंत ही कहा, हमें पता है कि तुम अपनी मदर के साथ मिलकर बोहरी किचन पर बहुत काम कर रहे हो, तो तुमने आगे सोचा क्या है? क्या करने वाले हो? क्या तुम इसको लेकर सीरियस हो? ये रहा इस बुक का पहला चैप्टर। इस चैप्टर में हमने जाना कि मुनाफ ने गूगल में अपनी जॉब सिक्योर की और फिर कैसे आज वो इस मुहाने पर आकर खड़े हैं कि उन्हें आगे गूगल की जॉब को कंटिन्यू करना है या नहीं। इस चैप्टर में मेनली हमें 2 चीजें सीखने को मिली। पहला तो ये कि कॉलेज में हमें वो नहीं सिखाया जा सकता जो स्किल हमें जॉब करते हुए सीखने को मिलती है। और दूसरी बात जो मुनाफ ने इस चैप्टर के एंड में समोसा ज्ञान के तौर पर बताई है कि इस दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी वो है जिसे ये पता है कि कब अपने एम्प्लॉय को जाने देना है। तो अब आपके लिए सवाल है, क्या मुनाफ ने गूगल की जॉब छोड़कर सही किया था? अगर आप मुनाफ की जगह पर होते तो क्या गूगल की जॉब छोड़कर अपना केटरिंग का बिजनेस शुरू करने की हिम्मत जुटा पाते? जानेंगे अगले एपिसोड में। अभी पिछले चैप्टर में हमने ये जाना कि कैसे मुनाफ ने MBA खत्म करने के बाद रिगले में अपनी नौकरी पक्की की। रिगले में जॉब करते हुए उन्हें गूगल में जॉब करने का मौका मिला। कई सारे राउंड्स का इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उन्हें गूगल में जॉब तो मिली, लेकिन पिछली कंपनी से 40% कम सैलरी पर। हालांकि गूगल में जॉब करना मुनाफ के लिए ड्रीम कम ट्रू जैसा था, इसलिए उन्होंने रिगले को टाटा बाय कहते हुए गूगल को अपने गले से लगा लिया। मुनाफ को गूगल में जॉब करते हुए 4 साल हो चुके हैं और अब उनके सामने बड़ा सवाल था, क्या उन्हें आगे गूगल में जॉब को कंटिन्यू करना है या नहीं। मुनाफ के फादर मिस्टर तुरप कपाड़िया ने अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल की है। वो सेल्फ मेड मैन है। उनके भी फादर यानी कि मुनाफ के दादाजी राजकोट के रहने वाले थे और वो काम की तलाश में मुंबई आए थे। यहाँ उन्होंने अकेले अपने दम पर अपना धंधा सेट किया। मुनाफ के फादर और उनके 7 भाई बहन यही मुंबई में ही पैदा हुए और यही बड़े भी हुए। सबकी नॉर्मल से स्कूल में पढ़ाई भी हुई। मुनाफ के डैड ने अपना काम अकेले ही मेहनत से बनाया था और वो चाहते थे कि जो परेशानी और कमी उन्होंने अपनी लाइफ में देखी है वो उनके बच्चों को ना देखनी पड़े। ऐसे में मुनाफ को गूगल में जॉब मिलना और एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ जीना उनके सपने के पूरे होने जैसा था।
इस सिचुएशन में उन्हें जब ये पता चला कि मुनाफ जॉब छोड़कर अपना खुद का कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो फिर उनके तो होश ही उड़ गए। अब थोड़ी सी बात करते हैं मुनाफ के गूगल जॉब की। जब मुनाफ ने रिगले की नौकरी छोड़कर गूगल ज्वाइन किया था, तब उनके लिए चीजें अचानक से बदल उठी थी। रिगले में जहां वो मैनेजमेंट ट्रेनी थे, जिसकी पूरे इंडिया में सिर्फ 4 पोस्ट थी, वही गूगल में उनका पोस्ट अकाउंट स्ट्रैटेजिस्ट का था। गूगल के हैदराबाद वाले ऑफिस में जॉब करते हुए मुनाफ को एहसास हुआ कि आखिर क्यों गूगल में जॉब पाना लोगों के लिए सपना होता है। वहां पर उन्हें गूगल की तरफ प्राइवेट जिम, पर्सनल ट्रेनर, फूड, आने जाने के लिए फ्री कैब, फॉरेन टूर, वो सब कुछ मिल रहा था, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के नए एज के लड़के का सपना होता है। हालांकि इसके साथ ही यहाँ पर मुनाफ का सामना अपनी सच्चाई से भी हुआ। दरअसल गूगल में काम करते वक्त मुनाफ को यह एहसास हुआ कि वाकई में उन्हें काम करना आता ही नहीं है। गूगल में उनका काम था एडसेंस के लिए कस्टमर्स को रेडी करना, ऐसा प्रोग्राम बना के देना जिससे गूगल अपने एडवर्ड की सेल बढ़ा सके, खास तौर पर यूएस मार्केट की सेल में भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ईमेल के जरिए सबको इस बारे में बताया। लेकिन शुरुआत में कुछ दिन तक कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी बीच एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी हुआ। एक दिन मुनाफ के पास एक लड़की का फोन आया। उसका नाम सोनाली था। उसने मुनाफ के पास पहले इंक्वायरी के लिए फोन किया और फिर 7 लोगों के लिए डाइनिंग की बुकिंग भी करवाई। मुनाफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये बोरा किचन की पहली ऑफिशियल बुकिंग थी। लेकिन कुछ देर बाद ही न जाने कहां से मुनाफ को लगा कि कहीं ये लड़की चोर तो नहीं। हो सकता है कि उसने बुकिंग इसलिए की हो ताकि वो मेरे घर में घुस सके और यहाँ चोरी या लूटपाट कर भाग सके। क्या पता वो कोई सीरियल किलर हो। ऐसे किसी को भी मैं घुसने कैसे दे सकता हूं? ये सेफ नहीं होगा। दरअसल इस लड़की को ना तो मुनाफ ने कभी सुना था और ना ही उसको जानता था। चेक करने के लिए मुनाफ ने वापस उसके नंबर पर फोन करके ये पूछा कि आपको हमारे किचन के बारे में कैसे पता चला। उस लड़की ने मुनाफ के एक फ्रेंड का नाम बताया, जिसको मुनाफ ने पहले ही ईमेल के जरिए इनविटेशन भेज रखा था। फिर मुनाफ ने अपने उस फ्रेंड को कॉल करके इस लड़की का नाम बताया। तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि वाकई में ये कोई कस्टमर ही है, कोई सीरियल किलर नहीं। डेट थी 20 नवंबर 2014 और दिन था संडे। सोनाली अपने 7 फ्रेंड्स के साथ संडे की दोपहर पहुंची। मजे की बात ये थी कि अभी तक मुनाफ के फादर को ये पता ही नहीं था कि ये लोग यहाँ पर स्पेशली लंच के लिए आए हुए हैं। उन्हें यही लग रहा था कि ये सब मुनाफ के फ्रेंड्स हैं और वो इसी तरीके से उनके साथ बात भी कर रहे थे। मुनाफ की माँ ने उनके लिए कपाड़िया फैमिली का स्पेशल काजू चिकन बनाया। इसके साथ पराठा और फिर स्पेशल मटन कीमा समोसा, जो कि आगे चलकर बोहरा किचन की स्पेशलिटी बनी। मेन कोर्स में दम बिरयानी सर्व की गई। सोनाली और उनके फ्रेंड्स को खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। जाते समय एक गेस्ट ने तो मुनाफ की माँ को हक करके कहा, आंटी आपके हाथों में तो जादू है। तो ये था बोरा किचन स्टार्ट होने का इंस्पिरेशन। 3-4 कुजीन हुए, गेस्ट घर पर आए और मुनाफ ने उन्हें कस्टमर नहीं बल्कि गेस्ट की तरह रॉयल ट्रीटमेंट देते हुए फूड सर्व किया और लोगों के बीच बोरा किचन फेमस होने लगा। पूरे बोहरा कम्युनिटी में लोग इसके बारे में जानने लगे थे। अब मुनाफ और उनकी माँ के लिए अगला स्टेप था अपने फादर को इसके बारे में बताना। हालांकि इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मुनाफ पहले भी रिगले छोड़कर गूगल में जॉब करने का डिसीजन लेकर उसे सही प्रूफ कर चुके थे। ऐसे में जब मुनाफ ने अपने फादर को अपने पर्सपेक्टिव के बारे में समझाया, तो फिर वो भी इस बिजनेस के पार्टनर बन गए। अब अगला स्टेप था बोरा किचन के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर कस्टमर को इनवाइट करना। इस बात को लगभग 1 साल बीत चुके थे और अब तक द बोरा किचन ने अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। इस बात का एहसास मुनाफ को तब हुआ जब उनके सुपर बॉस ने उनसे इस बारे में सवाल किया। अगर उनके कानों तक बोरा किचन का नाम पहुंच रहा है तो फिर जाहिर है कि काम अच्छा ही चल रहा था। मुनाफ ने जब अपने बॉस को बताया कि वो बोरा किचन को स्केल करना चाहते हैं, तो उनके बॉस ने भी उन्हें सपोर्ट किया।
उन्होंने मुनाफ से कहा, देखो, तुम अगर इस काम में सफल नहीं भी होते हो तो भी 1 साल के बाद तुम फिर से गूगल या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में दोबारा से जॉब शुरू कर सकते हो। और अगर सफल हो जाते हो तो ये डिसीजन तुम्हारी लाइफ बदलने वाला है। मुनाफ को उनके बॉस से इसके लिए काफी मोटिवेशन मिला और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट भी। लेकिन अब मुनाफ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कैसे अपने फादर को ये बताया जाए कि बोहरा किचन के लिए वो गूगल को छोड़ने जा रहे हैं। मुनाफ ने इसके लिए पूरी तैयारी की। उन्होंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें एंटरप्रेन्योर और जॉब के प्रोज और कॉन्स की लिस्ट बना कर ले गए थे। जैसा कि इस बुक के नाम से ही पता चलता है कि मुनाफ गूगल की जॉब छोड़कर समोसे बेचना यानी केटरिंग का बिजनेस शुरू किया था। ऐसे में जब भी लोग मुनाफ से मिलते हैं तो वो बेहद एक्साइटेड होकर पूछते हैं कि मुनाफ, तुमने कितना ब्रेव स्टेप लिया। हालांकि उनके कहने का मतलब ये था कि मुनाफ, तुमने कितनी बेवकूफ़ी भरा डिसीजन लिया। वैसे मुनाफ का ये डिसीजन बिल्कुल भी बेवकूफ़ी भरा नहीं था। उन्होंने काफ़ी सोच समझकर गूगल छोड़कर बोहरा किचन शुरू करने का डिसीजन लिया था और उनका ये डिसीजन बिल्कुल राइट था। चैप्टर 2 यहां पर खत्म होता है। लाइफ में कभी कोई परफेक्ट नहीं होता है। मुनाफ को इस चीज का एहसास गूगल में जॉब की शुरुआत करते समय हुआ और हमें खुद को परफेक्ट बनाने के लिए हमेशा एफर्ट करना होता है। जैसा कि मुनाफ ने गूगल ज्वाइन करने के बाद जी तोड़ मेहनत करके खुद को प्रूफ करके दिखाया। इस चैप्टर में ये हमें सीखने को मिला कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। मुनाफ ने अपनी माँ के साथ मिलकर होम डाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था वो बहुत यूनिक और छोटा सा ही बिजनेस आइडिया था, लेकिन देखते ही देखते वो इतना बड़ा बन गया कि आज हम इस आइडिया को मुनाफ द्वारा लिखी गई बुक के जरिए सुन और पढ़ भी पा रहे हैं। तो बस, अगर आपके माइंड में भी कोई भी बिजनेस आइडिया है तो उसकी शुरुआत कीजिए, छोटे स्केल से कीजिए, फिर देखना कैसे आप छोटे से बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं। इस चैप्टर में हमने जाना कि आखिर कैसे मुनाफ ने खुद को गूगल के वर्क प्लेस में एडजस्ट किया और फिर कैसे माँ बेटे ने मिलकर बोहरा किचन की शुरुआत की। अब बोहरा किचन फेमस होने लगा था, लोग उनके खाने को पसंद कर रहे थे और मुनाफ अब अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने को तैयार थे। तो अब आपके लिए सवाल है, क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स की अपने किसी हार्ड डिसीजन के लिए कन्विंस किया है? और अगर किया है तो फिर कैसे? इस बुक समरी को सुनते हुए अब तक हमने देखा कि कैसे मुनाफ कपाड़िया ने गूगल में जॉब करते हुए ही अपने घर में होम डाइनिंग की शुरुआत की। उन्होंने अपनी माँ के साथ मिलकर घर में ही गेस्ट को बुलाकर उन्हें होम डाइनिंग का अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस दिया। अब धीरे धीरे मुनाफ का ये काम चलने लगा था। बोहरा किचन के बारे में लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया था। मुनाफ ने मन ही मन गूगल छोड़कर अपने इस स्टार्टअप पर पूरा फोकस करने का प्लान बना लिया था, लेकिन अभी तक वो इस बारे में अपने फादर से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अब इस चैप्टर में हम आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं बोहरा थाल से, जो कि बोहरा किचन की स्पेशलिटी थी। इस थाल की हिस्ट्री क्या है और इस थाल में मुनाफ अपने गेस्ट के लिए क्या परोसते थे, ये सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। जब मुनाफ ने गूगल को गुड बाय कहा तो उन्होंने अपने स्टार्टअप के लिए अगले 1 साल का प्लान और कुछ टारगेट बना के रखे थे और सोच रखा था कि अगर ये सारे टारगेट अचीव ना हुए तो फिर से वापस गूगल ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तक मुनाफ के फादर को ये पता लग गया था कि मुनाफ और उनकी माँ होम डाइनिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। उनके फादर को भी ये काम भाने लगा था और उन्होंने ही मुनाफ को डाइनिंग में बोहरा थाल ऐड करने का आइडिया दिया था। बोहरा थाल की हिस्ट्री समझने के लिए पहले थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। दरअसल दाऊदी बोहरा कम्युनिटी बेसिकली शिया मुस्लिम्स है। ये लोग साल 1151 तक यमन में थे और उसके बाद साल 1567 में गके लोग यमन से घूमते घूमते गुजरात पहुंच गए और फिर आज ये लोग इंडिया के अलग अलग हिस्सों जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक एंड राजस्थान में बसे हुए हैं। अब जो दाऊदी बोहरा थे ये लोग अपने काम और स्थान के अनुसार अपना सरनेम बदलते गए। स्थान के नाम पर जैसे उदयपुर वाला, राजकोट वाला, या काम के अकॉर्डिंग जैसे कि कपाड़िया, लोखंड वाला, मर्चेंट, चित्तल वाला। मुनाफ का सरनेम कपाड़िया है,
लेकिन वो बेसिकली शिया मुस्लिम्स कम्युनिटी से आते हैं। अब ये जो बोरा थाल है, इसकी हिस्ट्री शिया कम्युनिटी से ही रिलेटेड है, जो कि आज से सैकड़ों साल पहले यमन में शुरू हुई थी। एक्चुअली यमन में हमेशा से पानी की कमी रही थी। ऐसे में वहां पर लोग ज्यादा बर्तन झूठा ना हो, इसलिए एक ही प्लेट में कई लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। क्योंकि एक बड़ी थाल को धुलने से काफी ज्यादा पानी छोटे छोटे बर्तनों को धुलने में खपत होता था। दूसरा रीजन ये भी था कि इसमें खाना कम वेस्ट होता था, क्योंकि एक थाल में कई लोग खा रहे थे, तो अगर एक ने कुछ नहीं खाया तो दूसरा उसे खा लेता था। और तीसरा सबसे अच्छा रीजन ये था कि इससे फैमिली में प्यार बढ़ता था। सब एक साथ एक थाल में खाते थे, तो इसलिए सब आपस में बातें भी करते रहते थे। तो ये थी बोरा दाऊदी थाल की हिस्ट्री। मुनाफ के फादर ने उन्हें इसे अपने मेनू में शामिल करने का आइडिया दिया, जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। बोरा फैमिली में आज तक वो लोग इस ट्रेडिशन थाल में खाना खाया करते थे। इस थाल को एक लो कॉफी टेबल पर रख दिया जाता था और फिर राउंड शेप में 7 लोग थाल के चारों तरफ बैठ जाते थे। इस थाल का फनी पार्ट ये था कि खाना खत्म होने के बाद या तो आप अपने पड़ोसी से नाराज हो जाओगे क्योंकि उन्होंने आपके हिस्से का भी समोसा खा लिया, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको आपकी फेवरेट डिश एक्स्ट्रा खाने को मिल जाए क्योंकि आपके पड़ोसी को वो डिश थोड़ी कम पसंद है। इस थाल के बारे में अभी तक बोरा कम्युनिटी से बाहर के लोग ज्यादा नहीं जानते थे। ऐसे में ये एक मौका था जब आप अपने ट्रेडिशनल फूड स्टाइल को दूसरों के सामने रख रहे हैं। हर कम्युनिटी के भीतर उनके खाने में कुछ न कुछ खास जरूर होता है जो अन्य कम्युनिटी के लोगों को नहीं पता होता। असल में अगर आप चाहे तो किसी के भी घर के खाने से ही उनकी कम्युनिटी के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। मुनाफ ने जब अपने मेनू में दाऊदी बोरा थाली को शामिल किया तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मुनाफ ने स्टील की बड़ी सी थाल में छोटे छोटे प्लेट लगाकर इसे सर्व करना शुरू किया। जब गेस्ट घर में आते थे तो सबसे पहले एक छोटे से कॉफी टेबल के चारों तरफ उन्हें बैठा दिया जाता था और फिर वहां पर दाऊदी बोरा थाली रखी जाती थी, ठीक उसी तरह जैसे बोरा कम्युनिटी के लोग अपने घरों में खाते थे। फिर इसी दाऊदी बोरा थाल में सबसे पहले कोकोनट से बना हुआ स्वीट ड्रिंक सबको किया जाता था सर्व। फिर स्टार्टर में ज्यादातर रॉन परोसा जाता था विद स्पेशल ग्रीन चटनी एंड रायता, एंड फिर मेन कोर्स में स्पेशल दम बिरयानी। बोरा किचन की बिरयानी में ये लोग पोटैटो भी ऐड करते थे। कई बार जब लोगों को ये पता लगता था कि बिरयानी में पोटैटो भी ऐड होने वाला है तो फिर उनका रिएक्शन थोड़ा अजीब सा होता था। लेकिन जब ये बाद में वही लोग होते थे जो एक्स्ट्रा पोटैटो वाला पार्ट मांगते थे। बिरयानी के साथ ही स्पेशल कढ़ी राइस भी मेन कोर्स में शामिल किया जाता था। इसके बाद लास्ट में सर्व होता था साचा आइसक्रीम, जो कि वुडन के साचे में बनाया जाता था। इस वुडन साचे के भीतर स्टील का सिलेंडर होता था जिसमें दूध एंड फ्रेश फ्रूट फिल करके साचा आइसक्रीम रेडी किया जाता था। साचा आइसक्रीम के साथ आता था पान, जो कि मुनाफ के डैड लोकन पान शॉप से लेकर आते थे। बोरी किचन का दाऊदी बोरा थाल वाला कॉन्सेप्ट काफी चला। इसमें मुनाफ सिर्फ गेस्ट को खाना ही सर्व नहीं करते थे बल्कि उन्हें बताते भी थे कि इस थाल को कैसे खाया जाए। वो पूरे थाल को पिज्जा की स्लाइस की तरह डिवाइड कर देते थे एंड फिर सबके सामने एक एक पॉट रखकर उनका हिस्सा बता देते थे। दाऊदी बोरा थाल की बहुत सी मेमोरीज है क्योंकि ये डिनर का एक ऐसा तरीका था कि इसमें मेमोरीज बनती थी और लव स्प्रेड होता था। खुद बोरा फैमिली में मेंबर्स भी गेस्ट के बातचीत का हिस्सा होते थे और गेस्ट जब यहाँ से लौट कर जाते थे तो उन्हें ये नहीं लगता था कि वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाकर आए हैं, बल्कि उन्हें ये फील होता था कि वो अपने किसी मोस्ट लवेबल रिलेटिव के यहाँ से आए हैं। यहाँ पर सब आते तो कस्टमर बनकर थे बट जाते फैमिली बनकर थे। तो ये था दाऊदी बोरा थाली का कमाल। अपने 4 साल के गूगल जॉब MBA के दौरान मुनाफ ने एक चीज जो सीखी थी वो ये थी कि जितने भी ब्रांड बड़े बनते थे वो सिर्फ क्रिएटिविटी और अपने कस्टमर्स को बिल्कुल यूनिक सर्विस देने की वजह से बनते थे। अब जरा सोचिए, अगर किसी को बोरा फैमिली के ट्रेडिशनल डाइनिंग स्टाइल के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, अब अगर ये लोग घर में आते हैं और बिल्कुल नए और यूनिक स्टाइल में दाऊदी बोरा थाल में खाना खाते हैं तो फिर उनका ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया होगा।
दरअसल यही आइडिया मुनाफ के इस बिजनेस का रॉकेट साइंस साबित हुआ। उन्होंने इस आइडिया को अपने बिजनेस का बेस बनाया और फिर इसी बेस से द बोरा किचन को ब्रांड बना दिया गया। तो बस यही खत्म होता है ये चैप्टर। इस चैप्टर में हमने जाना कि कैसे मुनाफ ने अपनी कम्युनिटी के ट्रेडिशनल फूड स्टाइल को ब्रांड में बदल दिया। एक्चुअली आइडियाज हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, बस हमें ज़रूरत है उन्हें पहचानने की और उस यूनिक आइडिया को पहचान दिलाने की, जैसा कि मुनाफ ने किया। वैसे इस चैप्टर में हमें एक बहुत कमाल की चीज़ पता चली, वो ये कि आप किसी भी घर के खाने से उनकी कम्युनिटी की पहचान कर सकते हैं। ऐसे में अब आपके लिए सवाल ये है कि आपकी कम्युनिटी का, आपकी फैमिली का सबसे स्पेशल और यूनिक डिश कौन सा है। नवंबर 2014 में होम डाइनिंग के बिजनेस की शुरुआत करने से पहले ही, यहाँ तक कि बोरी किचन का फर्स्ट इनविटेशन भेजने से पहले ही मुनाफ ने अपने ब्रांड का नाम और लोगो डिजाइन कर लिया था। उन्होंने नाम को बिल्कुल सिंपल रखा, द बोरी किचन, और ये नाम सोचने के लिए उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगा। काफी सारे फूड्स रेस्टोरेंट ने अपने नाम में किचन लगा रखा था, इसलिए उन्होंने अपने इस नाम के आगे बोरी ऐड कर दिया। इस तरह से बिना किसी मार्केटिंग के और बिना किसी खर्चे के उन्होंने अपने इस नए बिजनेस का नाम रख दिया द बोरी किचन। अब यू की बोरा फैमिली बेसिकली शिया मुस्लिम कम्युनिटी से आती थी। ऐसे में मुनाफ को लगा कि उनके इस ब्रांड नेम में कुछ कम्युनिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। सो उन्होंने द बोरी किचन का नाम गूगल रख दिया और फिर इमेज में जाकर उन्होंने इस नाम को अलग अलग फॉन्ट में लिखना ट्राई किया। उन्होंने द बोरी किचन के इंग्लिश अल्फाबेट को पेसूदी सऊदी फॉन्ट में लिखा और जो रिजल्ट निकल कर आया वो ही बन गया द बोरी किचन का लोगो। फिर मुनाफ ने इसी लोगो को सभी इनवाइटिंग ईमेल्स, मेन्यू कार्ड में यूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रांड मार्केटिंग के लिए एक पैसा भी नहीं खर्च किया, जबकि आजकल कंपनियां ब्रांड बनाने के लिए और उसका लोगो डिजाइन करने के लिए ही हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। फिर जब धीरे धीरे द बोरी किचन फेमस होने लग गया और मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर में इसके आर्टिकल्स छपने लगे, तब मुनाफ के पास एक कॉपीराइट का मेल आया। दरअसल ये मेल उसी वेबसाइट से आया था जहां से उन्होंने द बोरी किचन के लिए पेसूदी सऊदी फॉन्ट लिया था। वो फॉन्ट फ्री नहीं था, ये बात मुनाफ को बाद में पता चला, लेकिन फिर फॉन्ट के ओनर से बात करके तुरंत ही उन्होंने मात्र $20 देकर ऑफिशियली उस फॉन्ट को खरीद लिया। स्टार्टिंग में द बोरी किचन में सिर्फ इनविटेशन देकर ही लोगों को बुलाया जाता था, यानी कि जितने लोगों के पास मुनाफ का इनविटेशन ईमेल या मैसेज पहुंचता था वो लोग ही होम डाइनिंग के लिए बुकिंग करवा सकते थे। एक्चुअली ये जरूरी भी था, क्योंकि आप अपने घर में लोगों को खाने के लिए बुला रहे हैं। ऐसे में टोटली स्ट्रेंजर्स को घर में इनवाइट करना थोड़ा रिस्की था। हालांकि मुनाफ ने ईमेल्स और व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए काफी दूर दूर तक के रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को बोरी किचन में आने का इनविटेशन दे रखा था। अपने इनविटेशन मैसेजेस में मुनाफ बोरी किचन का मेन्यू भेजने के साथ ही जरूरी डिटेल्स भी लिख कर भेजते थे, जैसे कि बिल्डिंग में ऊपर फ्लोर तक आने के लिए लिफ्ट नहीं है, घर के अंदर एयर कंडीशन नहीं है, या हमारे यहाँ पार्किंग के लिए ज्यादा जगह नहीं है। इसके साथ ही पर पर्सन के चार्जेस को भी मैसेज में लिखा जाता था। ब्रांडिंग एंड प्रमोशन के लिए मुनाफ ने खाने की फोटोज क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही जो गेस्ट घर पर खाने के लिए आते थे उनसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और बाकी जगहों पर बोरी किचन के बारे में लिखने और फोटो शेयर करने के लिए कहा। बोरी किचन की मेन प्रमोशन स्ट्रैटेजी यही थी, जो फ्री तो थी ही, साथ ही बहुत इफेक्टिव भी थी। पहले बोरी किचन की शुरुआत में पर पर्सन चार्ज 700 था। बाद में जब लोगों को खाना पसंद आने लगा, लोग बोरी किचन की बातें करने लगे और लोगों को नफीसा आंटी के हाथ के खाने में स्वाद आने लग गया। तब ब्रांड वैल्यू बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई और तब पर सीट का चार्ज धीरे धीरे करके 1400 रुपए कर दिया गया। असल में ये 1500 रुपए खाने के नहीं बल्कि नफीसा आंटी के हाथों के जादू के थे और उस एक्सपीरियंस का था जो लोग द बोरा किचन में खाने के बाद फील करते थे। असल में मुनाफ की माँ यानी कि नफीसा आंटी को ना तो मास्टर शेफ बनने का शौक था
और ना ही उन्हें किसी दूसरे रेस्टोरेंट से compete करना था। उन्हें तो बस खाना बनाने में मजा आता था और उससे ज्यादा एंजॉय वो अपने गेस्ट को फैमिली ट्रीटमेंट देने में करती थी। द बोरी किचन में खाना खाने वाले गेस्ट भी कहते हैं कि उन्होंने भले ही बड़े बड़े होटल्स और वीआईपी शादी और पार्टियों में हजारों बार खाना खाया हो, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन और खुशी उन्हें द बोरी किचन के ट्रीटमेंट में मिलती थी उसका कोई मोल ही नहीं था। पॉपुलैरिटी एंड डिमांड बढ़ने के बाद और कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन भी शुरू हो गया। मुनाफ कहते हैं कि उनके मार्केटिंग प्रोफेसर को उनके ऊपर काफी प्राउड होगा कि उन्होंने कैसे प्राइसिंग और सोसाइटी के इल्यूजन के साथ प्ले किया है। 2015 आते आते बोरी किचन की डाइनिंग का प्राइस पर सीट 3500 से 6000 रुपए तक का हो गया। आगे चलकर बोरी किचन की चाहे जितनी फ्रेंचाइजी खुले और बोरी किचन चाहे जितना बड़ा ब्रांड बन जाए, लेकिन जिसने कपाड़िया फैमिली के घर में बैठकर और दाऊदी बोरा थाली में खाने का एक्सपीरियंस लिया है, वो अपनी लाइफ में कभी भी इस एक्सपीरियंस को नहीं भूल पाएगा। तो बस चैप्टर 4 यहीं पर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने जाना कि आखिर कैसे मुनाफ ने बिना किसी खर्चे के और बिना ज्यादा मेहनत के बोरी किचन की सफल मार्केटिंग की। दरअसल ये पॉसिबल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी और यूनिक एक्सपीरियंस पर वर्क किया। और जैसा कि मुनाफ ने पहले ही बताया है कि दुनिया के सभी बड़े ब्रांड यूनिक एक्सपीरियंस और क्वालिटी प्रोडक्ट से ही बनते हैं। ठीक यही फॉर्मूला मुनाफ ने अपने भी बिजनेस में किया। उन्होंने बाकी फूड रेस्टोरेंट से अलग अपने कस्टमर्स को क्वालिटी फूड देने के साथ ही उन्हें यूनिक एक्सपीरियंस भी दिया। तभी तो उन्होंने 700 रुपए की पर सीटिंग से बढ़ते हुए 6000 पर सीटिंग तक प्राइस करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उनके कस्टमर्स का नंबर दिन पर दिन बढ़ता ही गया। तो अब आपके लिए सवाल ये है कि आपको इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात क्या लगी, यानी कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बोरी किचन काफी फेमस होने लगा था और जो डाइनिंग यहाँ पर पहले मात्र 700 रुपए में ऑफर की जाती थी, अब उसका प्राइस 6000 तक पहुंच चुका था। कस्टमर्स बढ़ते जा रहे थे और बोरी किचन एक ब्रांड बन चुका था। अब इस नए चैप्टर में हम मुनाफ के दूसरे स्टार्टअप आइडिया के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम था द डाइनिंग टेबल। ये नया स्टार्टअप क्या था और इसको कैसे मुनाफ ने स्टार्ट किया, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। मुनाफ कहते हैं कि भले इस बुक का टाइटल हाउ आई क्विट गूगल टू सेल समोसा है, लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि मैंने गूगल समोसा बेचने के लिए तो नहीं छोड़ा था। दरअसल असल टारगेट तो एंटरप्रेन्योर बनना था। अप्रैल 2015 जब मुनाफ गूगल में ही काम कर रहे थे, तब तक द बोरी किचन काफी वायरल हो चुका था और यहाँ आने वाले गेस्ट की भीड़ लग चुकी थी। अब कस्टमर्स लाने के लिए मार्केटिंग की उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी जितनी कि उन कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए एक टीम की। मुनाफ के सोशल मीडिया हैंडल से लेकर के ईमेल और इवन व्हाट्सएप और पर्सनल मैसेजेस तक पे अलग अलग हिस्सों से शेफ और इस तरह का कैटरिंग बिजनेस करने वालों का मैसेज आना शुरू हो गया था। सभी मुनाफ से अपने बिजनेस को ग्रो करने की टिप्स मांगते थे। जितना हो सकता था मुनाफ दूसरों को टिप्स देते भी थे और कई बार पर्सनली किसी रेस्टोरेंट पर पहुंचकर वहां भी उन्हें बिजनेस बढ़ाने के सजेशंस देते थे। यूं कि मुनाफ ने ये काम अपने घर में शुरू किया था और उनकी माँ इस बिजनेस की मेन पिलर थी। इस वजह से बहुत सारी हाउसवाइफ्स को भी इस तरह का वेंचर शुरू करने का मोटिवेशन मिला। बहुत सी घर में रहने वाली लेडीज भी मुनाफ के पास मैसेज करके उनके साथ एज अ शेफ जुड़ने की बात करती थी या खुद का होम डाइनिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुनाफ से मदद मांगती थी। यही से मुनाफ के माइंड में एक नए बिजनेस का आइडिया आया और फिर यही से शुरुआत हुई द डाइनिंग टेबल की। इस नए स्टार्टअप के पीछे मुनाफ का कॉन्सेप्ट था कि जो भी लोग अपने घरों में होम डाइनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और फिर एक ऐसा ऑनलाइन ऐप बनाया जाए जिस पर कस्टमर्स होम डाइनिंग के लिए बुकिंग कर सके। इस नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंडिंग भी चाहिए थी, क्योंकि द बोरी किचन की तरह जीरो इन्वेस्टमेंट से तो ये काम शुरू नहीं किया जा सकता था। मुनाफ ने खुद ही अपने आइडिया का प्रोजेक्शन रेडी किया और वो इसके लिए 35 लाख की फंडिंग कलेक्ट करने भी सफल रहे।
मुनाफ ने इस नए आइडिया के बारे में काफी रिसर्च की और उन्हें पता लगा कि इस तरह के आइडिया पर पहले भी वर्क हो चुका है। लेकिन पहले जिन लोगों ने इस पर वर्क किया था उन्हें इसमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिला था। सो उन्होंने या तो इसे रेस्टोरेंट चेन में बदल दिया या फिर इस बिजनेस को बंद कर दिया। जब मुनाफ काफी असमंजस की स्थिति में थे, उन्होंने इस नए आइडिया पर वर्क करते हुए अपना काफी टाइम और पैसा लगा दिया था और उन्हें अब पता भी नहीं था कि यह आइडिया वर्क करेगा भी या नहीं। लेकिन इसके बावजूद मुनाफ को यकीन था कि वो इसे सक्सेसफुली कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो अपने गूगल के ही एक फ्रेंड से द डाइनिंग टेबल के लिए ऐप रेडी करने को कहा। फिर मुनाफ और उनके फ्रेंड ने मिलकर इस ऐप का इंटरफेस रेडी किया। द डाइनिंग टेबल के जरिए होम डाइनिंग की बुकिंग करने वालों से उनकी पूरी डिटेल ली जाती है। जाहिर है कि होम डाइनिंग की सर्विस देने वालों को सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना जरूरी था, इसलिए बुकिंग करने वाले कस्टमर्स का सारा डिटेल, इवन उनके सोशल मीडिया का भी डिटेल लिया जाता था। उसके बाद जब होम डाइनिंग प्रोवाइडर की तरफ से कंफर्मेशन मिलता था तभी बुकिंग कंप्लीट होती थी। हालांकि काफी कोशिश के बाद भी मुनाफ का यह आइडिया वर्क नहीं किया। यहां तक कि जो मुनाफ के द बोरी किचन के परमानेंट कस्टमर्स थे, उन्होंने भी द डाइनिंग टेबल को पसंद नहीं किया। मुनाफ ने जब अपने कस्टमर्स को इसको नापसंद करने का फीडबैक लिया तो उन्होंने कुछ मेजर रीजंस बताए। पहला तो ये कि द बोरी किचन और नफीसा आंटी के हाथ के खाने पर उनको पूरा भरोसा था, जबकि नई जगहों को ट्राई करने में वो थोड़ा पीछे हट रहे थे। दूसरा रीजन लोकेशन का था। कोई अपने घर से ज्यादा दूर होम डाइनिंग के लिए नहीं जाना चाहता था। एडवांस बुकिंग, हाई प्राइस, ये सब भी इसका बैरियर साबित हुआ। आखिरकार मुनाफ ने इस बिजनेस को बंद करने का डिसीजन लिया और अब वो पूरा फोकस सिर्फ बोरी किचन को स्केल करने पर लगाना चाहते थे। इस तरह से द डाइनिंग टेबल का आइडिया यहीं पर ड्रॉप हो गया। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अपने लाइफ के इस चैप्टर से मिली सीख के बारे में बताते हुए मुनाफ कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर करने वाले लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो अपने आइडिया को गूगल पर सर्च नहीं करते, और इसके बाद उनकी दूसरी गलती ये होती है कि वो ये नहीं समझते कि आप दूसरों की गलतियों से सीख हासिल कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने यही देखा कि कैसे मुनाफ ने द डाइनिंग टेबल की शुरुआत की। हालांकि इस तरह के बिजनेस पहले भी शुरू हो चुके थे और लोग इसमें फेल भी हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद मुनाफ ने इसे स्टार्ट किया। हालांकि बाद में उन्हें यह आइडिया छोड़ना ही पड़ा। तो अब आपके लिए सवाल ये है कि क्या आपको भी कभी किसी बिजनेस आइडिया को डंप करना पड़ा है? अगर हाँ, तो फिर वो बिजनेस कौन सा था और उसको डंप करने का रीजन क्या था? अब इस चैप्टर में हम मुनाफ के एक और बिजनेस एक्सपीरियंस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये नया एक्सपेरिमेंट क्या था और मुनाफ को इसमें क्या एक्सपीरियंस मिला। घर पर लैपटॉप लेकर बैठकर ऑफिस का काम करते हुए ही मुनाफ ने अपने घर में ही एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर लिया था। लेकिन जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में ही जाना था कि मुनाफ ने सिर्फ समोसे बेचने के लिए गूगल की जॉब नहीं छोड़ी थी, उनका टारगेट तो कुछ और ही था। ऐसे में वो हमेशा अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो लेते ही रहते थे। एक ऐसा ही एफर्ट उन्होंने मई 2015 में लिया, जब उनकी मुलाकात इंसिया लैकवाला और परेश छाबड़िया से हुई। ये लोग स्मॉल फ्राई नाम की कंपनी चलाते थे, जो लती लोकल शेफ और कैटरिंग का काम करने वालों के प्रमोट करने का काम करते थे। इन्हीं लोगों ने लोकल फूड्स और शेफ्स को प्रमोट करने के लिए मुंबई लोकल्स नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। मुनाफ को भी इस इवेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर इस इवेंट में अपना भी स्टॉल लगाने का फैसला किया। उन दोनों ने मिलकर लगभग 200 लोगों के लिए फूड तैयार किया और फिर द बोरी किचन के नाम से स्टॉल लगाकर इसे सेल किया। यहाँ पर मुनाफ को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि स्टॉल शुरू होने के कुछ ही मिनटों में उनका स्टॉल खाली हो गया। बोरी किचन इतना फेमस हो चुका था और लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि मुनाफ को अपना आइटम बेचने के लिए जरा सा भी इंतजार नहीं करना पड़ा। यहां से मुनाफ को एक नया आइडिया मिला और अब वो इस तरह के इवेंट के इंतजार में रहने लगा। इस इवेंट के कुछ दिन बाद ही उन्होंने पुणे में भी एक ऐसे ही इवेंट में अपना फूड स्टॉल लगाने का डिसीजन लिया। लेकिन अब वो इस काम को थोड़े बड़े स्केल पर करना चाहते थे और अब की बार वो अपनी मां के बिना इसे करना चाहते थे।
सो उन्होंने सबसे पहले कुछ शेफ को हायर किया और दूसरी तरफ माँ से उनके स्पेशल डिशेस की रेसिपी भी लिखवा ली। इसके बाद वो अपनी टीम को लेकर पुणे पहुंचे और उन्होंने प्रॉपर सारे फूड रेडी करवाकर वहां भी द बोरी किचन के नाम से स्टॉल लगवा दिया। स्टॉल को मैनेज करने के लिए कुछ वर्कर्स को भी उन्होंने हायर किया, लेकिन यहां पर मुनाफ का एक्सपीरियंस काफी खराब रहा। शाम 6 बजे से स्टॉल शुरू हुआ था और रात के 10 बज चुके थे, लेकिन अभी भी स्टॉल का लगभग पूरा आइटम वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। किसी भी कस्टमर ने द बोरी किचन के खाने को पसंद नहीं किया। मुनाफ ने अपने स्टॉल में वो सब खाने के आइटम रखे थे और सेम उसी टेस्ट में रखा जिस टेस्ट में वो अपने घर में आने वाले गेस्ट को खिलाता था। लेकिन इसके बावजूद भी वह स्टॉल पर कोई भी कस्टमर फूड खरीदने के लिए नहीं आ रहा था। फूड स्टॉल का टाइमिंग खत्म होने के बाद मुनाफ अपने लागत भर की कमाई भी वहां से निकाल नहीं सके। बाद में उन्होंने जब इसका रीजन जानने की कोशिश की तो उन्हें काफी कुछ समझ में आया। जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि दरअसल ये फंक्शन पुणे में हो रहा था, जबकि बोरी किचन अभी इतना फेमस नहीं हुआ था कि मुंबई से बाहर पुणे में भी लोग इसके बारे में जाने। कुछ कस्टमर्स थे जो कि मुंबई बेस्ड थे और वो लोग वहां स्टॉल पर आ रहे थे, लेकिन उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं था कि वो स्टॉल की सेल्स पर कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट डाल सके। दूसरी गलती मुनाफ को ये लग रही थी कि उसने पुणे के स्टॉल को बिना अपनी माँ की हेल्प के चलाने का डिसीजन ले लिया था। अब भले ही उन्होंने सारी रेसिपी अपने हाथ से लिख कर दे दी हो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि हाथों में जादू होता है, और बोरी किचन की ये जादूगर मुनाफ की माँ ही तो थी। इसके बाद मुनाफ ने ये भी नोटिस किया था कि जो वर्कर्स बोरी किचन के स्टॉल पर खड़े थे उनका कस्टमर्स के साथ बिहेवियर भी थोड़ा रूड था। इस वजह से भी कस्टमर्स ज्यादा देर वहां टिक नहीं रहे थे। कुल मिलाकर मुनाफ का ये आइडिया भी फ्लॉप हो चुका था। वो थोड़े निराश तो थे, लेकिन अभी हारे नहीं थे। अभी भी उनके अंदर वो जुनून और हिम्मत बाकी था, जिससे वो अपने फादर के सामने ये प्रूव करना चाहते थे कि उनका गूगल छोड़ने का डिसीजन बिल्कुल सोचा समझा हुआ और बिल्कुल सही स्टेप था। बस यही खत्म होता है इस बुक का ये चैप्टर। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे मुनाफ अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए नए नए आइडियाज पर वर्क करते थे और द डाइनिंग टेबल के बाद उनका एक और आइडिया यहाँ पर फेल हो चुका था, लेकिन मुनाफ हार मानने वालों में से नहीं थे। तो इस चैप्टर से हमने ये जाना कि लाइफ में हमें हर स्टेप पर और हर एक्सपेरिमेंट पर सक्सेस ही मिले ये जरूरी नहीं। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ना जाने कितनी असफलताओं का सामना कर चुके होते हैं। असली शिखर तक पहुंच पाते हैं तभी जब आपने असफलता चखी हो। मुनाफ के भी साथ यही हुआ। उन्होंने भी अपनी लाइफ में काफी असफलताओं को देखा है। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप अपने सक्सेस को लेकर फुल कॉन्फिडेंट रहे हो, लेकिन लास्ट में जाकर आपको फेलियर देखना पड़ा हो? ऐसी सिचुएशन में आपने कैसे कमबैक किया? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मे बी आपका एक्सपीरियंस किसी के सक्सेस का रीजन बन जाए। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे मुनाफ अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए नए नए आइडियाज पर वर्क करते थे और द डाइनिंग टेबल के बाद उनका एक और आइडिया यहाँ पर फेल हो चुका था। लेकिन मुनाफ हार मानने वालों में से नहीं है, और असल में हर सफल इंसान की सफलता का यही तो राज है कि वो कभी हार नहीं मानते। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे पुणे के फूड स्टॉल में मिले डिसअपॉइंटमेंट के बाद मुनाफ ने फिर से अपने बिजनेस को डिलीवरी के माध्यम से एक्सपांड करने की कोशिश शुरू की। लेकिन इस रास्ते में भी उनको काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वो चैलेंजेस क्या थे और मुनाफ ने उन्हें कैसे टैकल किया, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। पुणे के इवेंट के एक्सपीरियंस मुनाफ के लिए किसी डरावने सपने जैसा था, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी सोच रखा था कि अगर द बोरी किचन को बड़े स्केल पर ले जाना है तो फिर होम डाइनिंग के साथ ही कुछ और एक्सपेरिमेंट भी ट्राई करने होंगे। तो फिर इसके लिए उन्होंने द बोरी किचन के फूड को डिलीवरी करने का प्लान बनाना शुरू किया। लेकिन फूड डिलीवरी की सर्विस शुरू करने के लिए सबसे पहले फूड रेडी करने के लिए शेफ ढूंढना जरूरी था, क्योंकि अकेले मॉम के लिए डेली डिलीवरी के लिए फूड रेडी करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी होम डाइनिंग के लिए डेली फूड रेडी कर रही थी।
ऐसे में मुनाफ ने सबसे पहले द बोरी किचन के लिए एक अच्छा सा शेफ ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी कोशिश ये थी कि कोई ऐसा शेफ मिल जाए जो बोरा फैमिली से ही हो या कोई बोरा कम्युनिटी का शेफ हो। लेकिन बोरा कम्युनिटी में उन्हें कोई शेफ नहीं मिला। हालांकि किसी तरह से उन्होंने शेफ का इंतजाम किया और फिर उसे माँ की रेसिपी बनाने के लिए ट्रेन भी किया, ताकि डिलीवरी वाले फूड में भी बोरी किचन का टेस्ट मिस ना हो। शेफ का इंतजाम हो जाने के बाद मुनाफ ने मुंबई के वर्ली इलाके में एक 200 स्क्वायर फीट की जगह भी ढूंढ डाली, जहां पर वो किचन बनाने वाले थे। वर्ली इलाके में किचन बनाने से वो यहाँ आसपास के 5 किलोमीटर रेंज तक के एरिया में आराम से डिलीवरी कर सकते थे। सब कुछ अरेंज करने के बाद मुनाफ ने ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू किया और फिर फूड डिलीवरी करना शुरू कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई भी काम जितना आसान दिखता है असल में उतना आसान होता नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ मुनाफ के फूड डिलीवरी वाले काम में। एक्चुअली मुनाफ का मेन डिलीवरी आइटम था रान मीट, जिसके लिए वो एक दिन पहले से एडवांस ऑर्डर लेते थे और फिर उसकी डिलीवरी करते थे। अब पहली प्रॉब्लम तो ये आई कि जब शेफ ने फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो उसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा था, जिसके लिए बोरी किचन फेमस था। कस्टमर्स ने खाने की रेटिंग बहुत खराब दी। कई बार खाना ठंडा होने या खराब पैकिंग के भी कंप्लेंट्स आने लगी और कई बार तो डिलीवरी वालों का बिहेवियर भी डिलीवरी रेस्टोरेंट की रेटिंग खराब कर देता है। मुनाफ ने इन सब का सोल्यूशन भी निकालने की काफी कोशिश की, जैसे कि वो अपने शेफ को रोजाना माँ से रेसिपी सीखने के लिए भेजते थे, ताकि एग्जैक्ट वही टेस्ट और वही फूड तैयार होकर आए जिसके लिए बोरी किचन जाना जाता था। उन्होंने फूड पैकिंग पर भी काम किया। रान डिलीवरी करने के लिए उन्होंने स्पेशल एक प्लास्टिक का बॉक्स रेडी करवाया, जिस पर बोरी किचन का हॉलमार्क और ब्रांड नेम भी प्रिंट करवाया गया। इसे इस तरह से डिजाइन किया जिसे थोड़ी देर से डिलीवरी होने के बाद भी ना तो रान का लुक खराब हो और ना ही टेस्ट। कस्टमर्स की मेन प्रॉब्लम समझने के लिए उन्होंने खुद ही कॉल कर करके कस्टमर से फीडबैक लेना भी शुरू कर दिया। इवन कुछ कस्टमर्स को जब ये पता चला था कि द बोरी किचन के ओनर ने उनके पास कॉल किया है तो वो शॉक्ड रह जाते थे। कस्टमर्स का फीडबैक लेने के साथ ही मुनाफ ने कई कस्टमर्स को खराब फूड डिलीवरी होने के एवज में रिफंड भी दिया। मुनाफ वो सब कुछ कर रहे थे जिससे बोरी किचन को लेकर कस्टमर्स के बीच जो बिलीव बना हुआ था वो बना रहे और लोग उसी बिलीव के साथ फूड ऑर्डर करें जैसे वो होम डाइनिंग के लिए आते हैं। उन्होंने खराब सर्विस के लिए कस्टमर्स के पास कॉल करके पर्सनली माफी मांगी। इवन मुनाफ बताते हैं कि उन्होंने फेसबुक पर भी एक पोस्ट करके अपने सभी कस्टमर्स से माफी मांगी थी और इस टाइम उनके कस्टमर्स ने उन्हें सपोर्ट किया और सभी उनसे यही कहते थे कि कुछ भी हो जाए मुनाफ, डोंट क्विट। चैप्टर 7 यही पे खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे मुनाफ एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट में फेल होने के बाद भी अगला एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं। उन्होंने फूड डिलीवरी करना शुरू किया, लेकिन इसमें भी अभी उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी। अब आगे क्या होने वाला है ये हम आगे के चैप्टर में जानेंगे। गाइस, तो आपने देखा कि कैसे मुनाफ फेल होने के बाद भी ट्राई करना नहीं छोड़ते हैं। उनके इस एक्सपीरियंस से हमें ये सीखने को मिला कि असल में हमें फेल होने से ज्यादा ट्राई न करने से डरना चाहिए। तो अब सवाल आपसे ये है कि अब तक आप कितनी बार फेल हुए हैं और अपने ट्राई कितनी बार किया है? दोनों के नंबर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर देखिए कितना इंस्पायरिंग डेटा निकल कर आता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे मुनाफ ने बोरी किचन के फूड को होम डिलीवरी करने का सेटअप रेडी किया, लेकिन उनका डिलीवरी किया हुआ फूड लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने इसमें सुधार करने की कोशिश की, लोगों का फीडबैक लिया, इवन अपने कस्टमर से माफी मांगते हुए उन्होंने रिफंड भी दिया। अब इस चैप्टर में हम ये जानने वाले हैं कि मुनाफ के साथ आगे क्या हुआ। दिसंबर 2016 में मुनाफ बहुत परेशान थे। फूड डिलीवरी वाला काम फेल हो रहा था और किसी भी तरह से बिजनेस को एक्सपांड करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा था। इसी बीच उनके सीए ने उन्हें बताया कि उन्हें वैट भरना है और इसी वैट के अमाउंट को भरने पर उनका पूरा अकाउंट खाली होने वाला है। अब मुनाफ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। टैक्स डिपार्टमेंट को वो क्या जवाब दे, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था।
गूगल की जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने जब से बोरी किचन स्टार्ट किया था, तब से उन्होंने खुद के लिए एक भी रुपया सैलरी के तौर पर नहीं लिया था। पिछले 1 साल से वो अपना एक्सपेंस सिर्फ सेविंग्स पे चला रहे थे और उन्होंने दिन रात की मेहनत और पैसा सब कुछ बोरी किचन को एक्सपांड करने में लगा दिया था। लेकिन अब उनके सामने ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि उन्हें बोरी किचन को बंद करने का ख्याल आने लगा था। मुनाफ बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुके थे। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सेविंग अकाउंट खाली हो चुका था और इधर बोरी किचन को आगे बढ़ाने का भी कोई मोटिवेशन नहीं था। मुनाफ इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे कि एक दिन तो वो अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगे। फिर उनके डैड ने उन्हें किसी तरह से संभाला। उन्होंने मुनाफ को काफी समझाया। यूं कि वो खुद ही बिजनेसमैन थे और उन्होंने भी इस तरह का फेस देखा था। लगभग हर एंटरप्रेन्योर अपनी लाइफ में इस फेज से गुजरता है। ऐसे में मुनाफ भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस फेज से निकलने के लिए उन्होंने क्या किया होगा। तो बस एक ही जवाब मिला, सिचुएशन से लड़ना है। मुनाफ ने भी कोशिश की, लेकिन उनकी टेंशन का असर उनकी बॉडी पर भी होने लगा। एंजाइटी और डिप्रेशन ने उनकी नींद उड़ा रखी थी और इसी सिचुएशन में मुनाफ के लिए काम को आगे कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं था। फिर उन्होंने आखिरकार द बोरी किचन को क्लोज करने का मन बना लिया। लेकिन तभी उनके पास एक कॉल आई। हेलो, आप मुनाफ कपाड़िया बोल रहे हैं? मैं फोर्ब्स इंडिया से बोल रहा हूँ। इस कॉल ने मुनाफ के पैरों तले जमीन खिसका दी। दरअसल मुनाफ को फोर्ब्स इंडिया द्वारा 2017 के 30 अंडर 30 के लिए सिलेक्ट किया गया था। जब मुनाफ को पता चला कि फोर्ब्स ने उन्हें 30 अंडर 30 के लिए चुना है, तो उन्होंने तुरंत ही फोर्ब्स के अधिकारी से सवाल कर दिया, मुझे क्यों दिया जा रहा है? ना तो मैंने कोई बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा किया है और ना ही मेरी कंपनी की वर्थ बहुत ज्यादा है। अभी तो मैं उतना सक्सेसफुल भी नहीं हूं। इस पर फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें बताया कि 30 अंडर 30 में सिलेक्ट करने का उनका क्राइटेरिया बहुत बड़ा स्टार्टअप सेट करना या वर्थ क्रिएट करना नहीं है, बल्कि वो बस ऐसे एंटरप्रेन्योर को इस लिस्ट में शामिल करते हैं जिन्होंने कुछ इंस्पायरिंग काम किया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सफल हुए या असफल। वो बस ये देखते हैं कि आपने एफर्ट कितना किया है और आपके काम में सोसाइटी में बदलाव कितना आया है। मुनाफ के लिए यह अवार्ड उम्मीद की एक नई किरण थी। अवार्ड कुछ महीने बाद उन्हें मिलने वाला था। ऐसे में तब तक वो बोरी किचन को नहीं बंद कर सकते थे, क्योंकि अवार्ड लेते समय ये सुनने में थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता कि जिस स्टार्टअप के लिए मुनाफ को अवार्ड मिल रहा है वो उस स्टार्टअप को बंद कर चुके हैं। चैप्टर 8 यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे मुनाफ बोरी किचन को बंद करने के कगार पर आ चुके थे, लेकिन आखिरी समय में एक फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें खड़े रहने की आस दे दी थी। अब आगे मुनाफ के साथ क्या हुआ और उन्होंने कैसे बोरी किचन को फिर से स्टार्ट किया, ये हम आगे के चैप्टर्स में जानने वाले हैं। अगेन हमें इस चैप्टर से ये जानने को मिला, लाइफ में हमें कभी भी हार माननी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 1000 बार फेल होना पड़ता है, लेकिन सफल सिर्फ एक बार। तो बस हार मत मानिए, होप मत छोड़िए, लगे रहिए, उस मिरेकल का इंतजार करते रहिए जो आपको सफलता के शिखर पर खड़ा करेगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि मुनाफ ने बोरी किचन के फूड को होम डिलीवरी करने का काम शुरू किया, लेकिन उन्हें इस काम में भी सक्सेस नहीं मिल रही थी। इसके साथ ही उनका टैक्स भी काफी बढ़ता जा रहा था। मुनाफ काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे और उन्होंने एक बार के लिए तो टीबीके को बंद करने का प्लान तक बना लिया था। लेकिन आखिरी पलों में उनके पास फोर्ब्स इंडिया से कॉल आता है और उन्हें 30 अंडर 30 से चुना जाने का पता चलता है। फिर मुनाफ ने जब तक फोर्ब्स से ये अवार्ड नहीं मिल जाता है, कम से कम तब तक किसी भी तरह से बोरी किचन को चालू रखने का डिसीजन लिया। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मुनाफ की मुलाकात मशहूर शेफ रणवीर ब्रार से होती है और वो मुनाफ को कुछ आइडिया देते हैं। अब उस आइडिया से मुनाफ को कितनी हेल्प मिली, ये तो आपको ये पूरा चैप्टर सुनने के बाद ही पता चलेगा। मुनाफ को फोर्ब्स इंडिया के कवर पेज पर आने के लिए चुन लिया गया था। 2 फरवरी साल 2017 को ये मैगजीन पब्लिश हुई और उसमें मुनाफ की फोटो स्विगी के को फाउंडर राहुल जेमिनी और नंदन रेड्डी, फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता, एक्टर ताहिर राज भासिन,
और ओलंपिक एथलीट दत्तू भोकानल के साथ छपी थी। मुनाफ की फोटो फोर्ब्स के कवर पेज पर छपी देखकर बोरा फैमिली में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मुनाफ के फादर ने तो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को मैगजीन गिफ्ट भी की। ये मुनाफ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। मुनाफ अपने बिजनेस को ग्रो करने के पीछे मशहूर शेफ रणवीर ब्रार के सजेशन को बहुत बड़ा योगदान देते हैं। मुनाफ की रणवीर ब्रार से पहली मुलाकात साल 2014 में हुई थी। एक्चुअली रणवीर ब्रार बोहरी किचन के होम डाइनिंग के पहले सेलिब्रिटी गेस्ट थे। दिसंबर 2014 में रणवीर गेस्ट बनकर मुनाफ के घर होम डाइनिंग के लिए आए थे। उनके साथ उनकी पूरी टीम भी थी और उन्होंने बोहरी किचन के होम डाइनिंग में मिलने वाले सभी डिशेस को प्रॉपर कवर करते हुए शूट किया था। ये शूट द ग्रेट इंडियन रसोई के लिए था। मुनाफ की मां के लिए ये सब कुछ एक सपने जैसा था, क्योंकि आज तक वो जिस शो को सिर्फ टीवी पर देखती आई थी, आज उन्हें उसी शो में फीचर होने का मौका मिल रहा था। इसके बाद मुनाफ की रणवीर ब्रार से दूसरी मुलाकात साल 2017 में हुई। तब रणवीर मुंबई में अपना रेस्टोरेंट ओपन कर रहे थे और उन्होंने मुनाफ को उस रेस्टोरेंट के मेनू को प्री टेस्ट करने के लिए बुलाया था। ये वो टाइम था जब मुनाफ फोर्ब्स इंडिया में मैगजीन पर आ चुके थे, लेकिन उनका टीबी के बुरे दौर से गुजर रहा था। यहां तक कि उनके दिमाग में इसे बंद करने का भी ख्याल चल रहा था। तब रणवीर ने मुनाफ को गाइड करते हुए कहा था, मुनाफ, बोहरी किचन साइकिल की तरह है। तुम्हारा पीआर और मार्केटिंग का पेडल तो कंट्रोल से बाहर जा रहा है, जबकि ऑपरेशन और प्रोडक्शन वाला पेडल रुक गया है। अब जब तक दोनों पेडल बैलेंस में नहीं आएंगे, तब तक बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। रणवीर की बात मुनाफ को काफी हद तक सही लगी। दरअसल अभी तक मुनाफ ने टीबीके के ऑपरेशन और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसी और को दे रखी थी और वो सिर्फ इसके मार्केटिंग और सेल्स का काम देखते थे। लेकिन रणवीर की बात समझने के बाद मुनाफ ने खुद साउथ मुंबई में मौजूद अपने होम डिलीवरी वाले किचन में जाकर बैठना शुरू कर दिया, ताकि अब वो सेल्स और प्रमोशन के साथ ही ऑपरेशन और प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर सके। किचन का एरिया बहुत छोटा था और वहां की लोकेशन भी ठीक नहीं थी। मुनाफ को किचन की सीढ़ियों पर लैपटॉप लेकर बैठकर काम करना पड़ता था और वहां पर आसपास रहने वाले लोगों ने मुर्गियां भी पाल रखी थी। ऐसे में कभी कभी मुनाफ के दिमाग में ये ख्याल आता था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। कभी वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के बड़े से ऑफिस में बैठकर एडवर्ड की सेल्स बढ़ाने का काम करते थे, लेकिन आज वो एक छोटी सी सीढ़ी पर बैठकर मुर्गियां गिन रहे हैं। तो बस यही पे खत्म होता है ये चैप्टर। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे मशहूर शेफ रणवीर ब्रार ने मुनाफ को गाइड करते हुए उनके डूबते हुए बिजनेस को फिर से लाइन पर लाने की सलाह दी। अब आगे देखना यह होगा कि रणवीर ब्रार की यह सलाह मुनाफ को कहां तक लेकर जाती है। इस चैप्टर के एंड पर मुनाफ अपना समोसा ज्ञान देते हुए कहते हैं कि अपने बिजनेस से प्यार करो, लेकिन शादी हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप से करो और अपने दिमाग में आपने जो सोचा है उसको पूरा करने के लिए दृढ़ रहो, लेकिन आपने जिस आइडिया से शुरुआत की थी सिर्फ उसी पर मत टिके रहो। कई बार एक ही तरीके से किसी काम को लगातार करते रहने पर उसमें सफलता नहीं मिलती है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपना आइडिया बदलने की जरूरत है, ना कि अपना टारगेट। अब इस चैप्टर में हम द बोहरी किचन के बॉलीवुड कनेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। जानेंगे कि आखिर किस किस बॉलीवुड स्टार ने मुनाफ के घर पहुंचकर बोहरी किचन के खाने का लुत्फ उठाया और किस किस की पार्टी में मुनाफ ने फूड सर्व किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बात मार्च 2017 के बाद की है, जब मुनाफ को फोर्ब्स इंडिया के मैगजीन में जगह मिल चुकी थी। एक दिन मुनाफ के एक फ्रेंड की मां ने उनसे कहा कि तुम्हें आदि कॉल करने वाला है, उससे बात कर लेना। इसके बाद मुनाफ के पास आदि नाम के शख्स का फोन आया और उसने मुनाफ से अपने वाइफ की बर्थडे पार्टी के लिए घर पर खाने का इंतजाम करने के लिए कहा। लेकिन उस टाइम तक मुनाफ ने कैटरिंग का काम शुरू नहीं किया था, वो सिर्फ होम डाइनिंग की सर्विस देते थे। ऐसे में उन्होंने आदि को होम डाइनिंग पर आने के लिए इनवाइट करते हुए कैटरिंग के काम के लिए मना कर दिया। ये बात जब मुनाफ के फ्रेंड की मां को पता चली तो उन्होंने बिल्कुल हैरान होते हुए मुनाफ से कहा, तुमने आदित्य चोपड़ा को मना कर दिया?
तब जाकर मुनाफ को पता लगा कि असल में आंटी जिसे आदि कर रही थी वो आदित्य चोपड़ा थे। फिर तुरंत ही मुनाफ ने आदित्य चोपड़ा के पास फोन करके उनका ऑर्डर एक्सेप्ट किया। फिर तुरंत ही आदित्य ने मुनाफ को अपने घर मेन्यू डिस्कस करने के लिए बुलाया। मुनाफ उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड जहाबिया को लेकर आदित्य चोपड़ा के घर पहुंचे और फिर वहां पर आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी ने बड़े ही पोलाइट वे में मुनाफ से बात करते हुए मेन्यू डिसाइड किया। और फिर मुनाफ ने बिल्कुल अच्छे से रानी मुखर्जी के बर्थडे पार्टी के इवेंट को मैनेज किया। इसके बाद तो बोहरी किचन का बॉलीवुड कनेक्शन शुरू हो गया। फराह खान से मुनाफ की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी। वहां पर मुनाफ ने फराह को अपना बिजनेस कार्ड दिया था और फिर इसके 6 महीने बाद फराह ने मुनाफ को कॉल कर होम डाइनिंग पर आने के लिए पूछा। ये फर्स्ट टाइम था जब मुनाफ के घर में किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के पैर पड़े थे। उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात थी। फराह खान के साथ ही आशुतोष गोवारिकर और उनकी वाइफ भी मुनाफ के घर में होम डाइनिंग के लिए पहुंची। फराह के डाउन टू अर्थ नेचर से मुनाफ और उनकी फैमिली काफी प्रभावित हुई। होम डाइनिंग के बाद फराह खान ने अपने बर्थडे पर भी मुनाफ को फूड का ऑर्डर दिया था। तब मुनाफ मुंबई की ट्रैफिक में फंसकर काफी लेट भी पहुंचे थे, लेकिन फिर भी फराह ने उनसे कोई शिकायत नहीं की। उस दिन फराह खान के बर्थडे पर मुनाफ की मुलाकात कई सारे बॉलीवुड स्टार से हुई। ऋतिक रोशन, करण जौहर समेत न जाने कितने फिल्मी सितारे फराह के घर में मौजूद थे। मुनाफ ने ऋतिक रोशन की बर्थडे पार्टी पर भी फूड कैटरिंग का काम किया था। इसके बाद एक बार उनके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया। मुनाफ ने फोन उठाया तो पता लगा कि ये कॉल उन्हें ऋषि कपूर ने किया था। साल 2017 में मुनाफ ने ऋषि कपूर और उनकी वाइफ नीतू कपूर के साथ न सिर्फ उनके लिविंग रूम में बैठकर मेनू डिसाइड किया था, बल्कि बेहद अच्छे ढंग से मुनाफ ने उनके घर पर केटरिंग का काम भी किया था। वहां पर मुनाफ की मुलाकात रणवीर कपूर से भी हुई थी। इसके कुछ दिन बाद ऋषि कपूर के घर भी मुनाफ होम डाइनिंग के लिए पहुंचे थे। उनके साथ एक फूड जर्नलिस्ट भी थी। इसके बाद मुनाफ ने एक्टर राहुल बोस के लिए अंडमान आइलैंड तक अपने रान की डिलीवरी की है। राहुल बोहरी किचन के एक स्पेशल आइटम को अपने साथ प्लेन से अंडमान लेकर गए थे। इसी बीच के दिन एक लड़की ने मुनाफ से होम डाइनिंग के लिए बुकिंग करवाई और अगले दिन ही वो अकेले ही आंखों पर चश्मा लगाए हुए मुनाफ के घर पहुंच गई। मुनाफ के फादर को वो लड़की कुछ जानी पहचानी से लग रही थी। उन्होंने मुनाफ से कहा भी कि ये कोई एक्ट्रेस है ना। मुनाफ ने तो पहली नजर में उसे पहचान लिया था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मुनाफ की क्रश अदिति राव हैदरी थी। मुनाफ बताते हैं कि उनको देखकर वो इतना ज्यादा नर्वस हो गए थे कि वो उनके साथ सेल्फी लेना तो चाहते थे, लेकिन डर के मारे उनसे कह ही नहीं पाए। अदिति ने मुनाफ की मां से किचन में खड़े होकर काफी देर तक बात भी की और फिर यहाँ से जाते ही अदिति ने टीबीके को टैग करते हुए अपने तकरीबन 4 मिलियन फॉलोअर्स के साथ मुनाफ की मां के साथ क्लिक की हुई अपनी फोटो डालते हुए लिखा था, गॉडेस ऑफ टीबीके। इस तरह बॉलीवुड स्टार्स के लिए काम करने से टीबीके की काफी मार्केटिंग हुई और अब मुनाफ के घर पर बॉलीवुड स्टार से लेकर टीवी के एक्ट्रेस तक का अक्सर आना जाना शुरू हो चुका था। अब पूरे मुंबई में टीबीके को लोग जानने लगे थे। बॉलीवुड स्टार से टीबीके की जो मार्केटिंग हुई थी, शायद उतनी मार्केटिंग करने के लिए मुनाफ को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते। तो बस चैप्टर 10 यहीं पर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने टीबीके की बॉलीवुड कनेक्शंस को देखा। बॉलीवुड में नामचीन सितारे भी अब टीबीके के फूड को रिकॉग्नाइज करने लगे थे। वो कहते हैं ना कि बस आप अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करते जाइए, आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे भी ज्यादा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस चैप्टर से हमें यही सीखने को मिला। मुनाफ अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करते जा रहे थे, इसलिए उनके काम को समय आने पर पहचान भी मिल रही थी। तो बस आप भी अपने काम में ईमानदारी और मेहनत से लगे रहिए। एक दिन आपको भी वो सफलता जरूर मिलेगी जिसकी आज आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। चैप्टर के आखिर में आपसे सवाल है कि आपने अभी तक अपने लाइफ में ऐसा क्या अचीव किया है जिसकी आप कभी सिर्फ कल्पना करते थे। अचीवमेंट छोटी या बड़ी ये मायने नहीं रखती है, आपने कुछ अचीव किया है ये मायने रखता है।
तो बस अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगस्त 2017 में फॉक्स लाइफ चैनल पर आने वाले रियलिटी शो ग्रिल्ड ने पार्टिसिपेट करने के लिए मुनाफ के पास कॉल आया। ये शो असल में ऐसे कंटेस्टेंट के लिए था जो फूड रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे। शो के विनर को रेस्टोरेंट खोलने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला था। ऐसे में शो के लिए आपका मास्टर शेफ होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि आपके अंदर मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योर स्किल होना जरूरी था। ऐसे में मुनाफ ने इस शो में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि यहां से मुनाफ को टीबी की के लिए टीवी वाली मार्केटिंग भी मुफ्त में मिलने वाली थी। शो के एक जज थे मिस्टर रियाज अमलानी, जो कि 350 करोड़ के हॉस्पिटैलिटी चेन के इम्प्रेसरियो के फाउंडर थे। इस शो से पहले साल 2016 में एक बिजनेस डील के लिए मुनाफ उनसे मिल चुके थे। उस डील के फाइनल होने के बाद मुनाफ को अपना स्पेशल कीमा समोसा रियाज अमलानी के सोशल नाम के फूड कोर्ट में बेचने का मौका मिला था। मुनाफ ने ग्रिल शो की शूटिंग पूरी की और वो इसके विनर भी रहे थे। इसके बाद मुनाफ, उनकी मां और टीबी की को कई सारे अवार्ड भी मिले। NAST ट्रैवलर की एंटरप्रेन्योर मैगजीन पर भी मुनाफ को जगह मिली। TBK टाइम्स फूड अवार्ड का भी विनर रहा है। मुनाफ की मां को इंडियन रेस्टोरेंट कांग्रेस की तरफ से बेस्ट होम शेफ ऑफ द ईयर का 2018 में अवार्ड मिला है। द गाइड रेस्टोरेंट अवार्ड 2018 में उन्हें राइजिंग स्टार 2018 दिया गया। यह अवार्ड मुनाफ की मां को उनकी फेवरेट एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के हाथों मिला था। इन सब के साथ ही बहुत से लोग भी अब मुनाफ के काम और बोरी किचन के स्वाद को सराहने लगे थे। खुद रणवीर ब्रार ने एक बार संजीव कपूर को टैग करते हुए TBK के बारे में ट्वीट किया था। इसके बाद तो TBK में सोशल मीडिया पेज पर फॉलोअर्स की बाढ़ सी लग गई थी। इसके साथ ही मुनाफ के होम डाइनिंग की बुकिंग के साथ ही ऑनलाइन ऑर्डर भी उफान पर था। इसी बीच मुनाफ ने उबेर इट्स के साथ कोलैबोरेशन करके बोरी किचन के नाम से स्पेशल कूपन भी अवेलेबल करवा दिए। रेडियो 1 के RJ ऋषिकेश कानन को भी मुनाफ के अपने घर होम डाइनिंग के लिए इनवाइट किया था। इसके साथ ही मुनाफ को एक बार मुंबई के होटल ताज में भी अपना फूड स्टॉल लगाने का मौका मिल चुका था। अब बस मुनाफ की मां की एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह उनके फेवरेट स्टार मिस्टर शाहरुख खान उनके घर होम डाइनिंग के लिए आ जाए। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे दिन पर दिन TBK की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। फिल्मी सितारों के घर में दस्तक देने के साथ ही अब TBK और मुनाफ की कई सारे अवार्ड्स भी मिलने शुरू हो चुके थे। मुनाफ के TBK को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के काफी ज्यादा PR मिल रहा था। इतना PR हासिल करने के लिए बहुत सारी कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च डालती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस लेवल का PR हासिल कर पाना जरा मुश्किल रहता है। तो अगर बात करें इस चैप्टर के लेसन की, तो हमें इससे ये जानने को मिला कि हम अगर अपने काम को बेस्ट तरीके से करते जाते हैं तो फिर हमें हर जगह से पहचान और रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाता है। हमें दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए बस अपना काम शिद्दत से करना होता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे मुनाफ, उनकी मां और TBK को कई सारे अवार्ड्स मिलना शुरू हो गए थे और इसके साथ ही अब मुनाफ को सेलिब्रिटी से भी रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया था। अब TBK अपनी पीक पर था। बिना किसी खर्चे के मुनाफ ने करोड़ों रुपए के वर्थ PR को TBK के लिए हासिल कर लिया था। अब आगे इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि मुनाफ 2 बोहरी किचन के लिए फंड रेज करना शुरू करते हैं और वो अपनी कंपनी के लिए 10 इन्वेस्टर्स भी लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। TBK के लिए इन्वेस्टमेंट लाने से पहले मुनाफ साल 2015 में भी TDT यानी द डाइनिंग टेबल के लिए भी फंड रेज कर चुके थे, लेकिन द डाइनिंग टेबल का आइडिया ज्यादा चल नहीं पाया था। इसलिए अब TBK के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढते समय मुनाफ काफी सोच समझकर स्टेप ले रहे थे। पहली बात तो उन्हें फंड रेज करने की बेसिक स्टेप्स के बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। उनके इस काम में उनके कुछ फ्रेंड्स ने काफी हेल्प की।
सबसे पहले तो मुनाफ ने एक्स गूगलर और इन्वेस्टर बैंकर मिहिर मेहता से कांटेक्ट किया। मिहिर मेहता बाद में मुनाफ के बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। उन्होंने मुनाफ को इन्वेस्टमेंट हासिल करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में उनकी काफी मदद की। उन्होंने मुनाफ के दिमाग में कई तरह के सवाल उठाए, जैसे ये सवाल थे कि क्या मैं अपनी कंपनी में इन्वेस्टर्स को हिस्सेदारी देना चाहता हूं? क्या मैं कर्ज लेना चाहता हूं? क्या मैंने अपनी कंपनी के वैल्यूएशन का एक रफ एस्टिमेट बनाया है? मुझे एग्जैक्ट कितने पैसे चाहिए और मैं इन पैसों का क्या करने वाला हूं? क्या मुझे इसके लिए वीसी रूट पर जाना चाहिए या फिर मैं किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मांग सकता हूं? ये सभी सवाल मुनाफ की मिहिर ने दिए थे और इन्हीं सवालों की वजह से मिहिर और मुनाफ की बहुत अच्छी दोस्ती ही हो गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर टीबीके के लिए इन्वेस्टमेंट लाने पर काम शुरू किया। किसी इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए काफी चीजें मैटर करती है और दूसरी तरफ बात यह भी सही है कि आपको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल राइट इन्वेस्टर ढूंढना होता है। ऐसा इन्वेस्टर जो ना सिर्फ आपके बिजनेस को समझे बल्कि उसका इसमें इंटरेस्ट भी हो। अब तक टीबीके का पीआर का काम काफी ज्यादा हो चुका था और वो भी बिना किसी खर्चे के। इससे कंपनी की वैल्यूएशन काफी बढ़ चुकी थी। वैल्यूएशन एक्सपर्ट ने बताया कि जितनी टीबीके की ब्रांडिंग और पीआर हो चुका है उतना पीआर करने में लगभग 6 करोड़ तक का खर्चा आ जाता है। इसके अकॉर्डिंग मुनाफ ने जब अपनी कंपनी का वैल्यूएशन निकाला तो यह लगभग 9 करोड़ तक का हो चुका था। इसी वैल्यूएशन को बेस बनाकर मुनाफ और मिहिर ने इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना शुरू किया। टीबीके को सबसे पहला इन्वेस्टर इंडिगो किचन चेन रेस्टोरेंट के फाउंडर मिस्टर राहुल अकेरकर के रूप में मिला। राहुल इस इन्वेस्टमेंट में अपने साथ बहरम वकील को लेकर आए थे, जो कि लीगल फील्ड का काफी जाना माना नाम और सीनियर पर्सनालिटी थे। उन दोनों ने मिलकर टीबीके में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। टीबीके के 10 इन्वेस्टर्स में से ये 2 सबसे पहले इन्वेस्टर थे। 13 जुलाई 2017 को मुनाफ ने 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के पेपर पर साइन किया। इस तरह से टीबीके को अब आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स का भी सपोर्ट मिल चुका था। यहीं पे चैप्टर 12 खत्म होता है और हमने देखा कि मुनाफ को अब अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। अब आगे देखना यह होगा कि टीबीके की इस कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। खैर, हमें तो इस चैप्टर से यही सीखने को मिला कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, फिर चाहे ये सपोर्ट फ्रेंड के सजेशन के रूप में मिले या फिर इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट के रूप में। हमें अगर बहुत दूर तक जाना है तो लोगों को साथ लेकर चलना होगा, साथ चलना सीखना होगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि मुनाफ ने द बोरी किचन को आगे बढ़ाने के लिए और इसे स्केल करने के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढने का प्रयास शुरू किया। इस तलाश में उनकी फ्रेंडशिप मिहिर से होती है। दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट लाने का पर्पस एंड प्रोसेस डिजाइन करते हैं एंड देन उन्हें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का मिलता है। अब आगे हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि मुनाफ कैसे बोहरी किचन के लिए एक बेस्ट प्लेस की तलाश करते हैं और उनकी तलाश कहां पर खत्म होती है। जब मुनाफ ने वर्ली इलाके में अपना डिलीवरी किचन स्टार्ट किया था तब वो कभी किसी भी कस्टमर को किचन तक नहीं आने देते थे। इसका रीजन ये था कि इस किचन का लोकेशन ठीक नहीं था। वहां आसपास मुर्गियों के दड़बे और काफी कंजेस्टेड सा एरिया था। बोहरी किचन अब तक ब्रांड बन चुका था। ऐसे में अगर किसी कस्टमर ने इस लोकेशन पर उनका किचन देख लिया तो उनके ऊपर काफी बैड इम्पैक्ट पड़ जाता। इसलिए मुनाफ ज्यादातर फूड की होम डिलीवरी करते थे और जो लोग डिलीवरी लेने के लिए खुद आते थे उन्हें भी मेन किचन तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। दरअसल मुनाफ ने अपने सभी वर्कर्स को स्ट्रिक्टली ये बोल रखा था कि कोई भी कस्टमर कभी यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। किचन से दूर एक शॉप थी जहां पर वो डिलीवरी का सामान ले जाकर कस्टमर तक पहुंचा दिया करते थे। लेकिन एक बार एक लेडी कस्टमर गूगल मैप पर बोहरी किचन को ट्रैक करते हुए अपना ऑर्डर लेने के लिए बोहरी किचन की बिल्डिंग के नीचे आ पहुंची। वहां पहुंचने के बाद उसने मुनाफ को कॉल करके ऑर्डर देने के लिए कहा।
ये सीन मुनाफ के लिए काफी एम्बैरेसिंग था। बाद में उस लेडी ने मुनाफ को फीडबैक देते हुए खाने को तो अप्रिशिएट किया, लेकिन किचन के लोकेशन से डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की। इस इंसिडेंट के बाद मुनाफ ने बोहरी किचन को यहाँ से रिप्लेस करने का डिसीजन ले लिया। इसके बाद शुरू हुआ किसी गुड लोकेशन पर स्पेस वाला और अफोर्डेबल प्लेस ढूंढने का गेम। मुंबई में इतने डेडली कॉम्बिनेशन का प्लेस ढूंढना समंदर में सुई ढूंढने जैसा होता है। मुनाफ ने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबसे अपनी प्रॉपर्टी देखने के लिए कह रखा था। यहाँ तक कि वो खुद अपनी एक्टिवा पर बैठकर रोड पर इधर उधर घूमते हुए प्रॉपर्टी ढूंढने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्हें नवंबर 2017 में वर्ली एरिया में एक प्रॉपर्टी मिली। मुनाफ बहुत खुश हुए। उनकी इच्छा थी कि न्यू ईयर के सारे ऑर्डर की सप्लाई अब नए किचन से ही होगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो उस प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट था जिसे सॉल्व करने में महीनों लग गए। इसके बाद सारे लाइसेंस, एनओसी एंड बीएमसी के सारे परमिशन लेने देने में एक और महीना चला गया। इस दौरान मुनाफ का ज्यादातर टाइम गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर काटने में ही बीत गया। किसी तरह से सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए 18 जनवरी 2018 को बोहरी किचन को इस नए प्लेस पर शिफ्ट किया गया। ये जगह पहले वाली जगह से अच्छी लोकेशन पर भी थी और यहाँ पर उससे ज्यादा स्पेस भी थी। किचन शिफ्ट करने में मुनाफ की मदद उनके साथ काम करने वाले अब्दुल कादिर कायूम ने की। कादिर पहले तो बोहरी किचन में पार्ट टाइम काम करते थे, लेकिन फिर बाद में वो यहाँ के परमानेंट वर्कर और मुनाफ के फैमिली मेंबर की तरह हो गए। कादिर और मुनाफ ने मिलकर नए प्लेस पर किचन के साथ ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट का स्पेस भी सेट किया और अब बोहरी किचन इस नए प्लेस से ऑपरेट होने लगा था। इतने महंगे जगह पर किचन शिफ्ट करने के बाद मुनाफ ने एस्टिमेट लगाया कि उन्हें अब कम से कम हर मंथ 15 लाख का बिजनेस करना होगा, तभी वो अपना प्रॉफिट बना पाएंगे। क्योंकि जिस जगह पर उन्होंने अपना किचन शिफ्ट किया था उसका रेंट ही हर महीने 50,000 रुपया था। इसके बाद कादिर और मुनाफ ने इम्प्रेसरियो के टीम के साथ मिलकर कमला मिल्स एरिया के फ्ली बाजार कैफे में पहला QSR स्टार्ट करने पर काम शुरू कर दिया। यह का काम मुनाफ को रियाज के साथ हुई डील से मिला था। अप्रैल 2018 तक बोहरी किचन का पहला QSR यानी कि फूड आउटलेट स्टार्ट हो गया। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि इस QSR में ही मुनाफ को इतनी जगह मिल गई कि यहाँ पर उनका सारा फूड आइटम सर्व होने लगा। साथ ही लोगों के बैठने के लिए भी जगह मिल चुकी थी। ऐसे में अब मुनाफ ने सोचा कि वर्ली वाले नए किचन को बाद में कादिर का ऑफिस और बोहरी किचन के कॉल सेंटर में बदल दिया जाएगा। चैप्टर 13 यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे मुनाफ ने बोहरी किचन को एक नए लोकेशन पर शिफ्ट किया और इस दौरान उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ी। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सॉल्व करने से लेकर गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर तक सब कुछ मुनाफ ने कर डाला। तब जाकर उन्हें मुंबई में अपने पसंद का कोई प्लेस मिला। इस चैप्टर के एंड में मुनाफ अपने समोसा ज्ञान में बताते हैं कि सबसे पहले ये श्योर करो कि सब लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। इसके बाद ये श्योर करो कि सब आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। तो बस आपको भी यही स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस को स्केल करते समय लगानी है। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे मुनाफ ने बोहरी किचन को एक नए प्लेस पर शिफ्ट किया। इस दौरान उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ी। तब जाकर उन्हें बोहरी किचन के लिए एक बेस्ट प्लेस बना, जिसे बाद में उन्होंने किचन के बजाय ऑफिस खोलने का भी प्लान बना लिया था। अब इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं बोहरी किचन के PR एंड मार्केटिंग की। सोशल मीडिया पेजेस से लेकर वेबसाइट और प्रिंट मीडिया तक बोहरी किचन ने अपनी जगह बना ली थी, वो भी बिना किसी खर्चे के, जो कि बहुत कमाल की बात थी। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग इंसिडेंट से। ये इंसिडेंट है 18 नवंबर 2018 का, मुनाफ के बर्थडे के ठीक अगले दिन का। मुनाफ अभी सो ही रहे थे कि उनकी मां ने चिल्लाते हुए उन्हें उठा दिया। मुनाफ ये देखो फोन में। उनकी मां ने मुनाफ की झकझोर कर उठाते हुए कहा। मुनाफ को लगा कि शायद मां उन्हें फिर से कैंडी क्रश गेम्स का हाईएस्ट स्कोर दिखाने के लिए एक्साइटेड हो रही है।
नींद में ही मुनाफ उठकर बैठ गए, लेकिन जब उन्होंने अपनी माँ के फोन की तरफ नजर डाली तो पता लगा कि वो असल में उन्हें एक वीडियो दिखा रही थी जो कि मुनाफ के भाई ने माँ को भेजा था। एक्चुअली मुनाफ के न्यूयॉर्क बेस्ड भाई मुबासिर और उनकी वाइफ शॉलेन बीजिंग से न्यूयॉर्क एयर चाइना की फ्लाइट से जा रहे थे और उन्हें फ्लाइट की सीट में लगे स्क्रीन पर एक फूड शो में मुनाफ की माँ का खाना बनाने का वीडियो चाइनीज सबटाइटल के साथ दिखा। सो उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके माँ के पास भेजा था और फिर माँ अब मुनाफ को दिखा रही थी। दरअसल वो वीडियो कुछ दिन पहले ही मुनाफ के घर पर रिकॉर्ड हुआ था, जब जॉन अपनी टीम के साथ दाऊदी बोरा थाली को टेस्ट करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने प्रॉपर वीडियो भी शूट किया था और अब यही वीडियो एयर चाइना की फ्लाइट में चल रहा था। जरा सोचो, बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी मीडिया कवरेज के और बिना किसी पीआर के कोलाबा के एक किचन का वीडियो एयर चाइना की फ्लाइट में चल रहा था। ये कितना अमेजिंग है ना। मार्केटिंग, पीआर, मीडिया कवरेज के लिए मुनाफ ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया था। इसके बावजूद उनकी मार्केटिंग बहुत जबरदस्त हुई थी। मैगजीन, रेडियो चैनल, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह टीबीके ने अपनी जगह बना ली थी, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। जब मुनाफ ने टीबीके का वैल्यूएशन करवाया था तब अकेले उनके पीआर का ही वैल्यूएशन 6 करोड़ रुपए था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। इन सब के पीछे बोरी किचन का यूनिक कॉन्सेप्ट और मुनाफ का यूनिक प्रोफाइल था। टीबीके के यूनिक होम डाइनिंग कॉन्सेप्ट की वजह से लोग उसको काफी पसंद करने लगे थे और धीरे धीरे यहां पर सेलिब्रिटीज ने आना शुरू कर दिया। एक बार सेलिब्रिटीज का आना शुरू होने के बाद तो टीबीके का पीआर बढ़ता ही चला गया। इसका दूसरा रीजन था मुनाफ का यूनिक प्रोफाइल। अक्सर लोग उनसे ये कहते हुए मिल जाते थे कि अरे आप तो वही है ना जिन्होंने गूगल की जॉब छोड़कर रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, या आपने अपनी मां के साथ मिलकर कैटरिंग बिजनेस स्टार्ट किया है। इसके साथ ही मुनाफ ने एक और अप्रोच अपनाया था। यह अप्रोच था कि अपॉर्चुनिटी को कभी भी ना नहीं कहे। मुनाफ अपने साथ हमेशा एक बिजनेस कार्ड लेकर घूमते थे और हर किसी से मिलते वक्त उन्हें कार्ड थमाते हुए होम डाइनिंग के लिए इनवाइट करते रहते थे। इसके साथ ही वो सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप और यहां तक कि ईमेल के जरिए भी लोगों तक टीबीके का मैसेज पहुंचाते थे। इसके साथ ही उन्हें अगर कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए बुलाया जाता था तो वो जरूर पहुंचते थे, फिर चाहे किसी स्कूल का फंक्शन हो, किसी बिजनेस स्कूल का प्रोग्राम हो, कोई एंटरप्रेन्योर स्टेज हो या टेडएक्स का प्लेटफॉर्म। मुनाफ कभी किसी को भी ना नहीं कहते थे। यही रीजन था कि जो कोई भी मुनाफ से एक बार कनेक्ट होता है वो हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाता था। और यही रीजन था जिससे मुनाफ को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इतना जबरदस्त पीआर मार्केटिंग मिला। मुनाफ लिखते हैं कि जब वो किसी स्कूल, कॉलेज या टेडेक्स के प्लेटफॉर्म पर अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी बताने के लिए जाते थे तो उनका सिर्फ खुद के लिए पीआर कलेक्ट करने का मकसद नहीं होता, बल्कि वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर मुनाफ कपाड़िया ये सब कर सकता है तो फिर कोई भी कर सकता है। इस बुक को लिखने और अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी की बताने के पीछे मुनाफ का यही मकसद है कि लोग उनके स्टोरी से खुद को रिलेट करें और उन्हें फील हो कि ये तो उनके जैसे ही किसी इंसान की कहानी है। मुनाफ इस चैप्टर के आखिरी में लिखते हैं कि हो सकता है कि मैं बिलियनर ना बनूं, लेकिन मैंने आप सभी को इतना इंस्पायर करने का अचीवमेंट जरूर हासिल कर लिया है कि जो बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था, अब आप अपनी जगह से उठकर उसे एक कंपनी का नाम देने के लिए रेडी हो चुके हैं। चैप्टर 14 यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने टीबीके के पीआर के पावर को जाना। हमने देखा कि कैसे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के मुनाफ ने टीबीके का पीआर इतना जबरदस्त किया था कि उनके घर का वीडियो एयर चाइना की फ्लाइट तक में चल रहा था। यही बात इस चैप्टर के लेसन की, तो बस इतना ही कहेंगे कि अगर मुनाफ कपाड़िया ये सब कर सकते हैं तो बेशक आप भी इसे कर सकते हैं। जरूरत है अपना एक कदम आगे बढ़ाने की और कुछ कर गुजरने का डिसीजन लेने की। अब हम इस चैप्टर में थोड़ा बोहरी कम्युनिटी और मुनाफ के ऊपर इस कम्युनिटी के हुए असर को भी जानने वाले हैं।
साल 2015 में जब मुनाफ ने द बोरी किचन के ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया तो उनके एप्लीकेशन को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि बोहरी किसी प्लेस का नाम है और किसी प्लेस के नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। फिर मुनाफ के लॉयर ने रजिस्ट्रार को बताया कि बोहरी नेम से हमारा इंटेंशन कोई प्लेस नहीं है बल्कि एक कुजीन है जो कि दाऊदी बोरा कम्युनिटी के लोगों द्वारा बनाया जाता है। लेकिन फिर रजिस्ट्रार ने यह कहते हुए रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया कि बोहरी एक कम्युनिटी का नाम है और कम्युनिटी के नाम से भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। फिर मुनाफ के लॉयर ने उन्हें बताया कि एक्चुअल में कम्युनिटी का नाम है दाऊदी बोरा और हमने अपने ट्रेडमार्क का नाम बोहरी इसलिए रखा है ताकि कम्युनिटी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट ना खड़ा हो। मुनाफ ने रजिस्ट्रार को फोर्ब्स इंडिया की मैगजीन में छपी अपनी फोटो, कई सारे अवार्ड, सर्टिफिकेट सब कुछ दिखाया, तब जाकर रजिस्ट्रार ने द बोरी किचन के ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया। मुनाफ बोरा कम्युनिटी से थे जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी थी। मुनाफ गुजराती बोरा थे। मुंबई में वो जहां रहते थे वहां आसपास बोरा कम्युनिटी के ही लोग रहते थे और सभी बोरा मुस्लिम के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। बोरा कम्युनिटी के लोग खाने के मामले में बड़े शौकीन होते हैं। मुनाफ बताते हैं कि उनकी कम्युनिटी में चाहे किसी की शादी हो या डेथ हो या कोई भी छोटा मोटा इवेंट, हर फंक्शन में खाने पर सब काफी फोकस रखते हैं। हर फंक्शन में बोरा कम्युनिटी का ट्रेडिशनल फूड स्टाइल देखने को मिलता है। इवन घर के भीतर भी ये लोग अक्सर अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में ही खाना खाते हैं। ट्रेडिशनल स्टाइल मीन्स दाऊदी बोरा थाल में खाना। स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज तक मुनाफ के कई सारे फ्रेंड्स उनके घर आकर उनकी माँ के हाथ का बना खाना खाकर जा चुके थे और उन सभी के लिए मुनाफ का घर फेवरेट फूड प्लेस बन चुका था। जब मुनाफ की अपने माँ से अक्सर टीवी को लेकर फाइट होती थी तब अक्सर उनके दिमाग में माँ के लिए कुछ ऐसा प्लान करने के लिए आता था जिसमें माँ बिजी रहे। फिर उसी टाइम उन्हें माँ के लिए सबसे इंटरेस्टिंग काम यानी कि कुकिंग को एक प्लेटफॉर्म देने का ख्याल आया और फिर यही से बोहरी किचन की शुरुआत हुई। स्टार्टिंग में तो बस उन्होंने नॉर्मल फूड आइटम को ही सर्व करने का प्लान बनाया था, लेकिन बाद में उन्हें अपने कम्युनिटी के ट्रेडिशनल खाने को पहचान दिलाने का आइडिया आया। फिर उन्होंने ट्रेडिशनल दाऊदी बोरा थाल सर्व करना शुरू किया। लोगों को ये बहुत पसंद आया और फिर यही ट्रेडिशनल दाऊदी बोरा थाल टीबीके का साइन बन गया। मुनाफ को इस बात की बहुत खुशी है कि वो अपने इस एंटरप्रेन्योर जर्नी के जरिए अपने कम्युनिटी के ट्रेडिशनल फूड से लोगों का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को भी एक अलग पहचान दिला रहे हैं। अब जब अलग अलग रीजन के लोग और अलग अलग एरिया से बिलोंग करने वाले लोग होम डाइनिंग के लिए मुनाफ के घर पहुंचते हैं, वो दाऊदी बोरा थाल का लुत्फ उठाते हैं और बोहरा फैमिली की हॉस्पिटैलिटी से इम्प्रेस होकर जाते हैं। तो ये मुनाफ समेत पूरे बोहरा कम्युनिटी के लिए काफी प्राउड की बात होती है। लोग बोहरा कम्युनिटी के बारे में और उनके ट्रेडिशनल फूड के बारे में और उनकी हॉस्पिटैलिटी के बारे में बातें करते हैं, जिससे मुनाफ को बहुत अच्छा लगता है। वो बताते हैं कि अक्सर बोहरा कम्युनिटी के बहुत से अनजान लोगों का भी उनके पास मैसेज आता है और वो लोग मुनाफ को कम्युनिटी को पहचान दिलाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। मुनाफ के लिए ये बहुत प्राउड की बात है कि वो अपनी बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। ये चैप्टर यही खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने बोहरा कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बहुत जाना। इसके साथ ही हमें ये भी पता चला कि मुनाफ अपनी कम्युनिटी को एक अलग पहचान मिलने से कितना खुश रहते हैं। उनके लिए बोहरी किचन चलाना प्राउड का काम है। इस चैप्टर के लास्ट में मुनाफ समोसा ज्ञान देते हुए कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं या आप क्या बेचते हैं। आप एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपने डिसीजन से नहीं, भीड़ का दिल जीतने से बनते हैं। इस चैप्टर में हम एक बार फिर से बिजनेस की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको मुनाफ बताने वाले हैं कि कैसे उन्होंने बोरी किचन को स्केल करते हुए एक के बाद एक कई सारे आउटलेट्स खोलना शुरू किया और कैसे उन्होंने एक दिन में 200 बिरयानी सेल करने का टारगेट न सिर्फ रखा बल्कि इसे अचीव भी करके दिखाया। इसके पीछे उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी,
ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। साल 2018 में वर्ली वाले किचन की शुरुआत होने के बाद बोहरी किचन का बिजनेस दिन पर दिन बढ़ना शुरू हो गया। कादिर ने इस आउटलेट को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया था। दिन पर दिन न सिर्फ बोहरी किचन की सेल बढ़ती जा रही थी, बल्कि इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। ऐसे में अब मुनाफ ने इसे स्केल करने का प्लान बनाया, लेकिन इस बार मुनाफ पहले जैसी गलती नहीं करना चाहते थे। अगर बात करें बोहरी किचन के फूड की डिलीवरी की, तो सबसे ज्यादा डिमांड बोहरा दम बिरयानी की थी। ऐसे में जब मुनाफ ने अपने अगले आउटलेट को ओपन करने का प्लान बनाया, तो सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने बिरयानी पर रखा। अब उनके लिए बड़ा चैलेंज ये था कि नए खुलने वाले सभी आउटलेट से जो भी बिरयानी जाए, उन सभी का टेस्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो नए आउटलेट के लिए कुछ बेस्ट शेफ का तलाश करना शुरू किया। प्रॉपर इंटरव्यू के बाद शेफ का सिलेक्शन किया गया। मुनाफ ने कुछ शेफ ऐसे भी हायर किए जो कि कई सालों तक 5 स्टार होटल में काम कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने इन सभी से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन करवाया गया, ताकि ये लोग बोहरा बिरयानी की रेसिपी किसी और के साथ ना शेयर करें। इन सभी शेफ को मुनाफ की मां ने स्पेशल ट्रेनिंग देने के साथ ही बिरयानी का स्पेशल घर का बना हुआ मसाला भी दिया, ताकि बोहरी किचन के हर आउटलेट से निकलने वाली बिरयानी का टेस्ट सेम ही रहे। अब तक मुनाफ को इस काम में काफी एक्सपीरियंस हो चुका था। ऐसे में उन्होंने अपने नए आउटलेट को सफल बनाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज रेडी कर रखी थी, ताकि उन्हें इस बिजनेस में नुकसान ना उठाना पड़े। प्रॉपर स्ट्रैटेजी और अपनी टेक्निक के साथ प्लानिंग करके मुनाफ ने साल 2018 के अंत तक मुंबई के भीतर पर डे 1000 प्लस बिरयानी का बॉक्स डिलीवरी करने लगे थे। उनकी कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज थी, जैसे कि किचन के भीतर किसी भी तरह से आग लगने के रिस्क को जीरो करना। इसके साथ ही बीएमसी के फायर डिपार्टमेंट से रेस्टोरेंट खोलने के लिए एनओसी लेना बहुत बड़ा काम था, स्पेशली अगर आप अपने किचन में खाना तैयार करने के लिए गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मुनाफ ने अपने किचन में से गैस का सिस्टम हटाकर टोटल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद उनकी अगली स्ट्रैटेजी थी किचन के भीतर कैश पैसे बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ से वर्कर्स द्वारा पैसे चोरी होने और प्रॉफिट में सेंध लगने का भी खतरा रहता है। यूकी फूड की अक्सर कैश ऑन डिलीवरी होती है, ऐसे में किचन के काउंटर में काफी सारा कैश रखा रहता है। इस खतरे को कम करने के लिए मुनाफ ने एचडीएफसी बैंक से कांटेक्ट करके पर मंथ 8000 रुपए पर एक वर्कर को रख दिया था, जो कि दिल्ली बोहरी किचन के आउटलेट से कैश ले जाकर बैंक में जमा कर देता था। इसके साथ ही मुनाफ ने ऑर्डर लेने के लिए स्पेशली एक लड़की को हायर किया था, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए परफेक्ट थी। यूं कि अब बोहरा किचन में दीपिका पादुकोण से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन तक का कॉल बिरयानी के ऑर्डर के लिए आना शुरू हो चुका था। ऐसे में यह करना बहुत जरूरी हो चुका था। इन सब के साथ ही मुनाफ ने एक अकाउंटेंट स्पेशलिस्ट भी हायर किया और कादिर को सभी आउटलेट को मैनेज करने के काम में लगा दिया था। इसके साथ ही अब मुनाफ की वाइफ जहाबिया ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था और जहाबिया ने बोहरी किचन का सेल 2017 में 6 लाख से उठाकर 2018 तक 35 लाख के सेल तक पहुंचा दिया था। बोहरी किचन अब बहुत ग्रो करने लगा था। मुनाफ ने मुंबई के भीतर अब तक इसके 6 आउटलेट्स वर्ली, कमला मिल्स, खार, जुहू और लोखंडवाला में ओपन कर लिया था। उनका कहना यह भी था कि अभी तो ये शुरुआत है। उनका विजन बोहरी किचन को वर्ल्ड लेवल का ब्रांड बनाना है। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास है कि वो एक दिन अपने इस विजन को जरूर पूरा करेंगे। ये चैप्टर यही खत्म होता है। हमने इस चैप्टर में मुनाफ के और द बोहरी किचन के ग्रोथ को देखा। एक समय ऐसा था जब मुनाफ बोहरी किचन को बंद करने तक का प्लान बना चुके थे, लेकिन उनकी हार ना मानने की स्ट्रैटेजी ने आज उन्हें इस काबिल बना दिया था कि वो मुंबई में बोहरी किचन के 6 आउटलेट्स खुल चुके थे और अभी ना जाने कितने आउटलेट्स खुलने बाकी थे। इस चैप्टर से हमें ये भी सीखने को मिला कि हमें अपनी गलतियों से सीख लेते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो अपनी गलतियों से सीख नहीं लेता है वो कभी सफल नहीं होता है। हम इस चैप्टर में बोहरी किचन के इंस्पिरेशन और बैकबोन के बारे में बात करने वाले हैं।
यानी कि हम मुनाफ कपाड़िया की माँ नफीसा कपाड़िया की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नफीसा कपाड़िया मुनाफ की माँ। उनके कई सारे इंटरव्यू मैगजीन में छपने से लेकर टीवी चैनलों तक पर दिखाया जा चुका है। वो टीबीके की चीफ शेफ है। यानी कि आज अगर लोग टीबीके के टेस्ट की पसंद कर रहे हैं तो इसकी वजह नफीसा की कुकिंग रेसिपी और कॉन्फिडेंशियल इंग्रेडिएंट्स का कमाल है। अपनी माँ के बारे में बताते हुए मुनाफ कहते हैं कि उनकी माँ ने बीएससी केमिस्ट्री की पढ़ाई की है और वो शादी के पहले जॉब भी करती थी। शादी के बाद उन्हें जॉब छोड़कर घर संभालने में लगना पड़ा, लेकिन दिल में हमेशा ये कसक थी कि एक दिन जरूर वापस नौकरी करने के लिए जाएगी। लेकिन शादी के बाद 4 बच्चे, उनको पढ़ाना, उनकी देखभाल करना, इन्हीं सब में कब आधी लाइफ निकल गई पता ही नहीं चला। लेकिन इस दौरान वो अक्सर छोटे मोटे काम करके थोड़ी बहुत कमाई करती रहती थी। वो घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी चीजों की क्राफ्टिंग करके इसे अपने फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स को सेल कर देती थी। इससे उनका खाली टाइम भी स्पेंड हो जाता था और उनके पास थोड़े बहुत पैसे भी जमा हो जाते थे। मुनाफ बोरा फैमिली के सबसे छोटे बेटे हैं। ऐसे में उनका माँ से कुछ ज्यादा ही लगाव रहता था। वो माँ के लाडले थे और इसी बात का फायदा उठाकर वो हमेशा माँ से अपनी बात मनवा ही लेते थे। बचपन में वीडियो गेम्स और मैकडॉनल्ड का बर्गर लेने से लेकर गूगल क्विट करने तक हमेशा मुनाफ किसी न किसी तरह से अपनी माँ को जरूर कन्विंस कर लेते थे। उनकी माँ को मुनाफ के करियर को लेकर काफी चिंता भी थी। डैड तो इस डिसीजन के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन जब मुनाफ ने किसी तरह अपनी माँ को कन्विंस किया कि वो गूगल छोड़ने का सही डिसीजन ले रहे हैं तो फिर डैड भी मान गए। बोरा फैमिली खाने को लेकर बहुत एक्साइटेड रहती थी। इवन जब मुनाफ की दादी थी तब तक घर में रोजाना बनने वाला खाना भी प्रॉपर रेसिपी के साथ और डिसाइड होकर बनता था। मुनाफ की दादी इन सब चीजों को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थी। शायद इसी का असर था कि मुनाफ की माँ भी खाना बनाने में एक्सपर्ट हो गई थी। दादी ने विरासत में मुनाफ की माँ को बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स दिए थे जिसे मुनाफ की माँ ने सहज कर लिया था और बाद में यही सारे इंग्रेडिएंट्स बोरा किचन का साइन इंग्रेडिएंट्स बन गए। आज भी बोरा फैमिली में वीकेंड्स में बनने वाले खाने को लेकर पूरे हफ्ते चर्चा होती रहती है। मुनाफ बताते हैं कि शादी के बाद से ही कुकिंग माँ की हॉबी हो गई थी। वो खाना बनाने और खिलाने के काम में बहुत खुश रहती थी। इसके अलावा उनके अंदर हमेशा से कुछ न कुछ करने की इच्छा रहती थी। उनके काम करने के कसक को मुनाफ ने बोहरी किचन को स्टार्ट करके पूरा किया। मुनाफ इस बात से बहुत प्राउड फील करते हैं जब लोग ये कहते हैं कि टीबीके एक बेटे की अपनी माँ के सपनों को पूरा करने का रिजल्ट है। यह चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हमने इस चैप्टर में माँ और बेटे का कनेक्शन देखा। मुनाफ को आज इस बात की बहुत खुशी है कि वो अपनी माँ के सपने को पूरा कर रहे हैं। आज बोरी किचन माँ और बेटे के रिश्ते को भी डिफाइन कर रहा है। तो अगर बात करें इस चैप्टर के लेसन की तो मुनाफ कहते हैं कि $1 मिलियन और 1 करोड़ रुपए के बीच का सिर्फ एक ही अंतर है, मन की शांति। सच में मन की शांति से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। मुनाफ ने अपनी माँ के साथ मिलकर ये काम इसलिए शुरू किया था ताकि उनकी माँ को अपना मनपसंद काम करने का मौका मिल जाए और वो खुश रह सके। सही मायने में तो ये सब मन की शांति के लिए ही शुरू हुआ था। तो अब आपसे सवाल ये है कि आपको क्या करने में मन की शांति मिलती है? जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। हम इस चैप्टर में मुनाफ के होम डाइनिंग को डिस्कस करेंगे, कैसे वो होम डाइनिंग के एक्सपीरियंस और होम शेफ्स को वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाना चाहते हैं और वो इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मुनाफ होम डाइनिंग को सक्सेसफुल बनाने का एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं। ये फॉर्मूला है होम डाइनिंग एक्सपीरियंस इज इक्वल टू फूड, यानी कि होम शेफ की स्किल और कुजीन का मेन्यू प्लस एक्सपीरियंस, यानी कि घर पहुंचने पर गेस्ट को कैसा फील हो रहा है। ये फॉर्मूला ही टीबीके की सक्सेस का सीक्रेट है। फूड के मामले में तो टीबीके बेस्ट था। ट्रेडिशनल बोरा फैमिली का मेनू और नफीसा कपाड़िया का कुकिंग स्किल सभी को द बोरी किचन का दीवाना बना देता है। दूसरा था एक्सपीरियंस। इसमें भी टीबीके अव्वल था। सबसे पहले तो मुनाफ का जो घर था वो ओनली 2 फ्लोर का फ्लैट था और लगभग 50 साल पुराना था।
वहां की शांति और घर के भीतर का इंटीरियर गेस्ट की किसी क्लासिकल बिल्डिंग का एक्सपीरियंस देता था। घर की दीवारों पर बोरा फैमिली का इतिहास तस्वीरों के माध्यम से संजोया गया था, जिसके बारे में मुनाफ के फादर अपने हर गेस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। इसके बाद डाइनिंग के टाइम भी गेस्ट को ऐसा फील होता था जैसे कि वो किसी रिलेटिव के यहाँ खाने के लिए आए हुए हैं। भरपेट खाने के बाद भी मुनाफ के फादर उन्हें एक्स्ट्रा खाने के लिए कन्विंस कर ही लेते थे। कहने का मतलब, बोरी किचन की होम डाइनिंग का एक्सपीरियंस सभी गेस्ट के लिए अनफॉरगेटेबल हो जाता था, जो कि बाहर भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट और रिस्की फूड से लाख गुना बेहतर था। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मुनाफ होम डाइनिंग और होम शेफ के बिजनेस को बढ़ाकर पूरे दुनिया में फैला देना चाहते हैं। मुंबई जैसे शहर में जहां दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, वहां पर अगर टूरिस्ट को किसी ट्रेडिशनल फैमिली वाले घर में जाकर होम डाइनिंग का एक्सपीरियंस मिले तो शायद इससे अच्छी बात उनके लिए क्या हो सकती है। इससे उन्हें इंडिया के ट्रेडिशन का भी पता चलेगा, उन्हें इंडियन लोगों को करीब से जानने का मौका मिलेगा और भारत के किसी छोटे से घर के खाने को वर्ल्ड लेवल पर पहचान मिलेगी। लोग होम डाइनिंग को अपनाएं और अपने घरों के दरवाजे बाहरी लोगों को खाना खिलाने के लिए खोले। इसे प्रमोट करने के लिए मुनाफ ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर वहां के पर्यटन मंत्री और परिवहन मंत्री तक को उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने उन सभी को इसे भारत की धरोहर को सुरक्षित रखने वाला मॉडल समझाते हुए इस फील्ड में गवर्नमेंट को आगे आने के लिए मोटिवेट भी किया। अंत में मुनाफ कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं होम डाइनिंग को कितने दिनों में लोग अपनाना शुरू करेंगे। शायद इसमें महीनों लग जाए या कई साल लग जाए, लेकिन मेरा मानना है कि होम डाइनिंग का एक्सपीरियंस दुनिया को बचा सकता है। हम आज ऐसे वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं जहां बाहर का खाना खाने से हर किसी को डर लगने लगा है। ऐसी सिचुएशन में हर टूरिस्ट प्लेस पर रहने वाले लोकल्स को अपने घरों का दरवाजा खोलकर होम डाइनिंग के लिए गेस्ट का वेलकम करना चाहिए। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने देखा कि मुनाफ होम डाइनिंग के एक्सपीरियंस को वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिखाने के लिए कितने प्रतिबद्ध है। वो भारत के हर घर के ट्रेडिशनल खाने को दुनिया भर में पहचान दिलाना चाहते हैं। इसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। वैसे सच में होम डाइनिंग का एक्सपीरियंस देने का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। मुनाफ ने हमें इस चैप्टर में एक ऐसी चीज बताई है जो कि हम सभी के घर में मौजूद है, लेकिन हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो चीज है हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, जिसे हम दुनिया के सामने रख सकते हैं। इस चैप्टर में मुनाफ हमें एक बार फिर से टीबीके के लिए फंडिंग लाने की दौड़ का जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या मुनाफ को दोबारा से फंडिंग मिलती है या नहीं। साल 2019 आते आते टीबीके को साल 2017 में मिली फंडिंग लगभग खत्म हो चुकी थी। अब टीबीके को स्केल करने के लिए और फंडिंग की जरूरत थी, क्योंकि अब तक टीबीके बड़ा ब्रांड बन चुका था। ऐसे में से स्केल करने के लिए फंड भी ज्यादा चाहिए था। टीबीके के 6 आउटलेट्स खुल चुके थे और उन सभी की मैनेज करने के लिए पैसों की जरूरत थी। मुनाफ कम से कम 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की तलाश में थे। उन्होंने कई सारे कंपनियों के सीईओ और फाउंडर के साथ मीटिंग की, न जाने कितने इन्वेस्टर से मिले। उन सभी को टीबीके में इन्वेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर्स टीबीके में इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। यूके फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की होता है, इस वजह से जल्दी कोई रेडी नहीं हो रहा था। यहां तक कि मुनाफ ने टीबीके के पहले वाले 2 इन्वेस्टर से भी इन्वेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन उन लोगों ने मुनाफ को 25 लाख देने का वादा सिर्फ इस शर्त पर किया कि अगर दूसरा इन्वेस्टर्स बाकी के 75 लाख मुनाफ को दे देता है। दोनों इन्वेस्टर्स के लिए रेडी नहीं हुए और वहां से भी मुनाफ को निराशा ही मिली। अंत में हार मानकर मुनाफ को अपने कुछ आउटलेट्स बंद करने पड़े और 70% वर्कर्स को भी जॉब से हटाना पड़ा। अब टीबीके में 15 से भी कम वर्कर्स बचे थे। मुनाफ, कादिर और उनकी वाइफ ने मिलकर टीबीके के सेल्स एंड मार्केटिंग को संभालना शुरू किया।
इस तरह से साल 2020 आते आते मुनाफ को ऐसा फील होने लगा कि वो फिर से उसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। मुनाफ अपनी इस जर्नी को किसी रोलर कोस्टर से कंपैरिजन करते हैं। ये चैप्टर यही खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने देखा कि मुनाफ एक बार फिर से फंडिंग हासिल करने के लिए दौड़ लगाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी फंडिंग नहीं मिलती है और अंत में उन्हें टीबीके के कुछ आउटलेट्स बंद भी करने पड़े। इस चैप्टर में से हमें ये जानने को मिला कि हम चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए या चाहे हमारा समय कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन ये बदलता जरूर है। लाइफ रोलर कोस्टर जैसी है, कभी अप तो कभी डाउन। ये इस बुक समरी का लास्ट चैप्टर है। इसमें हम टीबीके पर कोविड-19 के इफेक्ट्स को जानेंगे और साथ ही मुनाफ के दोबारा से गूगल ऑफिस विजिट की स्टोरी भी जानने वाले हैं। साल 2020 में कोविड-19 का इफेक्ट भारत में भी शुरू हो चुका था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर में 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। उस टाइम मुनाफ ने टीबीके को बंद कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही लॉकडाउन हट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता ही गया। मुनाफ के लिए वर्कर्स को ज्यादा देर तक पेमेंट दे पाना, शॉप का रेंट देना पॉसिबल नहीं था, सो उन्होंने वर्कर्स को घर भेज दिया और आउटलेट भी बंद कर दिया। इस बीच मुनाफ अपनी वाइफ जहाबिया को लेकर गूगल के मुंबई वाले ऑफिस भी गए। मुनाफ ने जहाबिया को गूगल ऑफिस दिखाते हुए ये फील करवाने की कोशिश की कि वो क्या छोड़कर आए थे। वहां पर गूगल के कई पुराने कलीग्स भी उनसे मिले। सब मुनाफ के काम से काफी इंस्पायर थे। इवन मुनाफ के एक कलीग ने उन्हें बताया कि मुनाफ की वो जर्नी से इंस्पायर होकर खुद भी गूगल छोड़कर एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं। ये सुनकर मुनाफ काफी प्राउड फील कर रहे थे। मुनाफ अपने एक्स सुपर बॉस विकास अग्निहोत्री से भी मिले। वो अब गूगल छोड़कर कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करने जा रहे थे। उन्हें भी मुनाफ के इस डिसीजन और उनके एंटरप्रेन्योर जर्नी पर बहुत प्राउड हुआ। किताब के अंत में मुनाफ कहते हैं कि जब मैंने समोसे बेचने के लिए गूगल को क्विट किया था, तब मैं कुछ ऐसा बनना चाहता था जो अपने आप में हर टर्म में बहुत बड़ा हो, इन टर्म्स ऑफ लेगेसी, स्केल, ग्रोथ और फंडिंग। आज टीबीके ने लेगेसी तो हासिल कर ली है, लेकिन ये नहीं पता कि अब बिना फंडिंग के टीबीके दोबारा स्टार्ट हो पाएगा भी या नहीं। हाँ, और क्या मैंने ऐसा कुछ किया है जो पहले किसी ने नहीं किया था? शायद। इस किताब के जरिए उम्मीद है कि मैंने आप सबको इंस्पायर किया हो, और मुझे ये भी उम्मीद है कि अब इस किताब को पढ़ने के बाद आपको यह यकीन हो गया होगा कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। टीबीके जून 2020 से बंद है। अभी 2021 शुरू हो गया है। मुझे उम्मीद है कि मां के साथ टीवी रिमोट को लेकर हुए झगड़े की वजह से शुरू हुआ ये ब्रांड इस कोविड पैंडेमिक को झेल कर फिर से उठ खड़ा होगा। सितंबर 2008, बेंगलुरु में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सड़कें लबालब भरी हुई थी। अब तो हर कोई दुआ कर रहा था कि कुछ पल के लिए बारिश ठहर जाए। ऐसी ही दुआ बेंगलुरु के एक छोटे से ऑफिस के एक कमरे में काम निपटा रहा एक इंसान भी कर रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बस 1 घंटे के लिए बारिश बंद हो जाए। उस कमरे में बहुत सारी किताबें और पैकेजिंग का सामान रखा था। वो किताबें पैक कर रहा था और मन ही मन सोचे जा रहा था कि बारिश नहीं बंद हुई तो कैसे इतने सारे पार्सल कुरियर ऑफिस तक पहुंचा पाएगा। इसे पहुंचाना भी तो जरूरी था, नहीं तो डिलीवरी लेट हो जाएगी। डिलीवरी लेट हो गई तो कस्टमर पर गलत प्रभाव पड़ेगा। ऐसी कई आशंकाओं से घिरा वो इंसान बार बार ये देखने के लिए खिड़की से बाहर झांकता कि बारिश रुकी या नहीं। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था कि उसे पीछे से आवाज आई, किस सोच में गुम हो? सारी किताबें पैक हो गई क्या? अपने बॉस की आवाज सुनकर अलर्ट होते हुए उसने कहा, अब जी सर,
बारिश थोड़ी ठहर जाए तो किताबें लेकर निकलूंगा। बाइक से ले गया तो किताबों के भीगने का डर रहेगा। हाँ, कह तो सही रहे हो। कार चला लेते हो क्या? मेरी कार ले जाओ। आज की जितनी भी डिलीवरी है सब पहुंचाओ। बारिश रुकने का वेट करेंगे तो डिलीवरी लेट हो जाएगी। डिलीवरी टाइम से होनी चाहिए। अपने बॉस की यह बात सुनकर वो इंसान खुश हो गया। उसने हां में सिर हिलाया और कार की चाबी ले ली। खुश हो भी क्यों ना, पिछले 3 घंटे से वो इसी वजह से तो परेशान था। उसने सारा पार्सल गाड़ी में रखा और फर्राटा भरते हुए पहुंच गया कुरियर ऑफिस। पार्सल लेकर जैसे ही वो ऑफिस में घुसा, उसे देखकर सामने बैठे एम्प्लॉय ने कहा, कुरियर एम्प्लॉय, इतनी बारिश में भी पार्सल लेकर आ गया अयप्पा। इतना क्या अर्जेंट था? अयप्पा, अर्जेंट ना होता तो इस बारिश में बॉस की कार लेकर ना आता। कस्टमर हमारे लिए भगवान है, हम उन्हें कैसे नाराज कर सकते हैं। एम्प्लॉय, अरे वाह, बहुत आगे जाओगे अंबूर अयप्पा, लगे रहो। इस बारिश में सिर्फ तुम्हारी ही कंपनी का पार्सल आया है, बाकी किसी का नहीं आया है। अंबूर अयप्पा, आगे तो मैं जाऊंगा ही। देखना, एक दिन हमारी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। तुम भी हमारी साइड से अपना सामान मंगवाओगे। ट्रक भर भर कर हमारा पार्सल आएगा तुम्हारे ऑफिस। सामने बैठा एम्प्लॉय मुस्कुराता है और टेढ़ी नजरों से उसे देखते हुए कहता है,